दर्शकों नमस्कार। मैं कुमार सौरभ आप सभी का वितान के इस मंच से स्वागत करता हूं। आज हमारे साथ आप सभी के समक्ष एक विशिष्ट अतिथि उपस्थित हैं। ये हैं युवा शास्त्रीय गायक श्री शुभम मोदी जी। ये अपने मधुर स्वर तथा सुकर प्रस्तुति के लिए ख्यात हैं। देश विदेश में कई प्रस्तुतियां दे चुके हैं। हिंदू विश्व महाविद्यालय से संगीत विद्या में स्नातक तथा रामजस महाविद्यालय से स्नातकोत्तर करने के बाद दिल्ली विश्वविद्यालय से ये पीएचडी कर रहे हैं। संगीत साधना के साथ साथ गवाक्ष, म्यूजिक बस्ती, रिदम ऑफ लाइफ जैसे संस्थानों से जुड़कर नवोदित कलाकारों को संगीत सिखाते भी हैं। हमारी आज की इस बातचीत की यात्रा में हमारे सहयात्री हैं वितान के अध्यक्ष श्री सत्यन कुमार जी। सत्यन कुमार जी ने बीआईटी सिंदरी से अभियंत्रण में स्नातक करने के बाद भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण से वहां वे कार्यरत है और साहित्य में इनकी गति अच्छी है। तो स्वागत है शुभम जी का और सत्यन जी का। आप सभी का स्वागत, आप सभी को नमस्कार। नमस्कार। तो शुभम जी जी, सबसे पहले तो आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और सभी दर्शकों को यह मैं बताना चाहता हूं कि हमारा जो चैनल है यूट्यूब चैनल और इसका जो शीर्षक गीत, इसका जो आमुख पर जो संगीत रखा हुआ है वह शुभम मोदी जी का ही बनाया हुआ है, वह स्वर भी उन्हीं का है। तो सबसे पहले हमारी तरफ से कोटिशा धन्यवाद इन्हें, जो इन्होंने अपने मधुर स्वर में हमारे लिए इतना अच्छा कार्य किया। और आशा है कि यह जुड़ाव जो वहां से प्रारंभ हुआ है वह आगे निरंतर बना रहेगा। तो सत्यन जी से मैं चाहूंगा कि वे प्रारंभ करें हमारे साक्षात्कार का। और शुभम जी, हम कई बिंदुओं पर ध्यान देंगे। हम आपके संगीत के बारे में निजी अनुभवों को तो सुनेंगे ही, देश और समाज के बारे में भी आपके विचारों के से का हम साझा करेंगे और देखते हैं हम कितनी बातें कर पाते हैं और खुलकर बातें करेंगे, ऐसा हमारा विश्वास है। तो सत्यन जी, आपसे आग्रह है, आप प्रारंभ करें। धन्यवाद सौरभ सर। और शुभम जी, एक बार फिर से इस मंच पर आपका स्वागत है। सबसे पहले हम आपके बारे में जानना चाहेंगे, तो सबसे पहले आप अपने बारे में और अपनी पारिवारिक पृष्ठभूमि के बारे में बताइए। कोई ऐसा जिससे आपका विशेष अनुराग हो या फिर जिसने आपके व्यक्तित्व की निर्मिति में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई हो। जी, जी। सबसे पहले तो सौरभ जी और सत्यन जी, आप दोनों का बहुत बहुत धन्यवाद मुझे ये जो इतना सुंदर एक इंटरव्यू है उसके लिए इनवाइट करने के लिए। और सर्जना वितान को भी मैं बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहूँगा, क्योंकि जैसा मुझे अभी तक मालूम है और मैं सर्जना वितान को पर्सनली फॉलो भी कर रहा हूँ बहुत टाइम से, बड़ी अच्छी अच्छी कविताएं और बड़े अच्छे अच्छे रचना जो हैं वो सुनने को मिल रहे हैं और मिलते रहते हैं। तो सभी का बहुत बहुत धन्यवाद कि आप लोग अलग एक फोर्टे में होने के बावजूद इतना बढ़िया काम कर रहे हैं और कल्चर के लिए इतना बढ़िया कार्य कर रहे हैं। इसके लिए आप लोग सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। और जैसा कि आपने आपका जो प्रश्न है कि मेरा जन्म जो है वो डुमरा, जो कि धनबाद के अंतर्गत आता है, झारखंड में, वहाँ पे मेरा जन्म हुआ। और मेरे एक बड़े भाई हैं जिन्होंने बीआईटी सिंदरी से ही इंजीनियरिंग की और अभी वेदांता उड़ीसा में कार्यरत हैं मेटलर्जिकल इंजीनियर के पद पर। और माँ और पिताजी हैं और पापा जो हैं मेरे वो बिजनेसमैन हैं। लेकिन बचपन से ही क्योंकि मेरा संगीत में रुझान था, तो ये मैं बोलना चाहूँगा, क्योंकि झारखंड और बिहार में जो मैंने बचपन में एक माहौल देखा था कि लोग नहीं करते हैं इस फील्ड में आने के लिए अपने बच्चों को सपोर्ट। कभी भी बहुत कम मैंने देखा है झारखंड, बिहार या यूपी में कि लोग कला के क्षेत्र में अगर कोई काम करना चाह रहा है या फिर अपने उसको कला को ही अपना करियर बनाना चाह रहा है, तो बहुत रेयर है कि कोई पेरेंट्स जो हैं उसको सपोर्ट कर रहे हों। लेकिन मेरे साथ मैं बहुत लकी रहा इस मामले में। बचपन से ही मम्मी और पापा दोनों का बहुत सपोर्ट रहा है और उन्होंने ही मुझे जो है शुरुआत जो है उन्हीं के बोलने पे मैंने ये संगीत की जो साधना की शुरुआत हुई वो उन्हीं के बोलने के बाद शुरू हुई। और हाँ, जैसा है कि सबसे ज़्यादा इसमें इम्पोर्टेंट रोल जो है वो
पापा का भी है और माँ का भी है। क्योंकि माँ हमेशा जो है वो सुबह उठा देती थी कि भाई चलो रियाज का टाइम हो गया है, अब रियाज कर लो क्योंकि फिर स्कूल भी जाना है। अब ये मैं आपको बता रहा हूँ जब मैं तीसरी या चौथी क्लास में होऊंगा, तो बड़े, और सबसे पहले हारमोनियम जो है वो पापा लेकर आए घर पे, और उन्होंने मुझे बोला कि भाई अब सीखना शुरू करो। और दोनों का मतलब बहुत ही बैलेंस, जो एक बोल सकते हैं सपोर्ट रहा, वो दोनों तरफ से। ऐसा नहीं कि सिर्फ पापा ने ही सपोर्ट किया या सिर्फ बहुत ज़्यादा मम्मी ने सपोर्ट किया, दोनों का बहुत ज़्यादा मतलब सपोर्ट रहा है इस चीज़ में। तो इस तरीके से मेरी जो ये संगीत का जो सफ़र है उसकी शुरुआत हुई। समझे। अब हम आपकी पारिवारिक पृष्ठभूमि और इसके आपके इस व्यक्तित्व के योगदान में थोड़ा और अंदर झांकने का प्रयास करेंगे। जी जी जी, बिल्कुल। देखिए, हम सबका एक बचपन रहता है, उस समय हमें एक परिवेश मिलता है, उस परिवेश का अपना योगदान होता है हमारे अपने बनने में। तो मैं चाहता हूं कि आप अपने उस बचपन के परिवेश को याद करें जिसमें कि आप पले बढ़े और आप बने, और उसका एक तुलनात्मक कुछ कह सकें कि आज बच्चों को जैसा परिवेश मिल रहा है, जैसे वही शुभम मोदी जो बच्चा शुभम मोदी है, यदि आज उतनी ही अवस्था में रहता और आज के परिवेश में रहता, तो दोनों के व्यक्तित्व में कितना अंतर होता, किस प्रकार से अलग हो सकते थे, इस पर यदि आप प्रकाश डालेंगे। वाह, बड़ा दिलचस्प प्रश्न पूछा है आपने। और जैसा मैं आज, क्योंकि आज मैं बच्चों को भी सिखाता हूँ, मतलब अ, एक संगीत के शिक्षक के रूप में भी मेरे पास बहुत छोटे बच्चे भी हैं, और 55-60 साल के या 65 साल के लोग भी हैं जो तालीम ले रहे हैं। तो मैं जब आज उन बच्चों की स्थिति देखता हूँ और अपने समय से कंपेयर करता हूँ, तो आज मतलब माँ बाप का बहुत ज़्यादा ऐसा सपोर्ट रहता है कि कल्चरल एक्टिविटीज़ में उनको डालना ही बहुत इम्पोर्टेंट है। क्योंकि उसका बहुत सारा परसेप्शन है, अलग अलग लोगों का नज़रिया हो गया है कि आज के डेट में बहुत सारी चीज़ें पढ़ने के अलावा आप उसका टेंशन जो है वो कहाँ कम कर सकते हैं। तो जाहिर है कि जब आपको बहुत ज़्यादा टेंशन होता है तो आप किसी ना किसी आर्ट से जुड़ते हैं, चाहे वो साधना हो, मेडिटेशन हो, या फिर संगीत हो, चित्रकला हो, जितनी भी तरीके की विधाएं हैं आप उनसे जुड़ते हैं। तो आज जो परिवेश मैं बच्चों के लिए देखता हूँ, इवन पेरेंट्स भी बार बार मुझे फ़ोन करते रहते हैं कि भाई बच्चा क्या कर रहा है, मतलब आप कैसे उसकी प्रोग्रेस देख रहे हैं। पुराने समय में मतलब जब मैं अपनी बात करूँ तो लोगों को इतना पता भी नहीं था। लोगों को जब मेरा बचपन था, मुझे लगता है जब मैं बहुत छोटा हुआ करता था ना, उस तरीके का एटमॉस्फेयर था घर पे कि आप संगीत की साधना कर पाएं। क्योंकि मैं जिस घर से बिलोंग करता हूँ, यहाँ पे सब लोग इंजीनियर, डॉक्टर और सिविल सर्विसेज में हैं। तो ये बड़ा रेयर, एक मतलब बहुत ही रेयरेस्ट बोलूँगा मैं, कि मतलब मुझे संगीत के लिए जो है वो लोगों ने किया कि भाई आप इसको शुरू करो। और उस टाइम उनका ये बहुत बहुत धन्यवाद मैं हमेशा करता रहता हूँ कि इस माहौल में भी उन्होंने बचपन में जो है बहुत सपोर्ट किया और सारी चीज़ें मुझे प्रोवाइड की, और वैसा एटमॉस्फेयर भी बना के देने की कोशिश की। आज के डेट में थोड़ा आसान है, मैं ये नहीं कहूँगा बिल्कुल आसान है बच्चों के लिए, क्योंकि आज के डेट में पढ़ाई का भी जो प्रेशर है वो भी हम लोगों के समय से मुझे लगता है थोड़ा ज़्यादा हो गया है। बड़ी सारी चीज़ें लोग करने लगे, मतलब बैडमिंटन भी खेलना है उनको, संगीत भी सीखना है, पढ़ाई तो करना ही है, उधर चेस भी चल रहा है। तो बहुत सारी चीज़ें करने लगे हैं। पहले हम अपने टाइम में, मुझे याद है, इवन स्कूल में भी बड़े सारे सब्जेक्ट्स नहीं होते थे। आज तो मैं सुनता हूँ बच्चों से, तो भाई साइकोलॉजी पढ़ रहे हैं, तो पता नहीं क्या क्रिमिनल साइकोलॉजी, और बड़े सारे इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट्स आ गए हैं स्कूल में ही। फ्रेंच पढ़ा रहे हैं स्कूल में, रशियन पढ़ा रहे हैं, तो बड़ी सारी चीज़ें एड ऑन हो गई है। हमारे टाइम में कुछ भी नहीं था, ना इतना एक्सपोजर था। अब तो स्कूल में वो एक जो आई थिंक वो कुछ होता है जो 6 मंथ्स में बच्चे यहाँ से बाहर जाते हैं और बाहर के बच्चे यहाँ इंडियन कल्चर को अडेप्ट करने के लिए उनको भेजा जाता है। तो ये भी चल रहा है। मतलब हमारे समय में मुझे याद है कि ऐसा कुछ नहीं हुआ करता था। तो बिल्कुल ही वो समय का तो बहुत डिफरेंस आया है, बहुत ज़्यादा डिफरेंस आया है। मतलब ये मैं तब की बात कर रहा हूँ, आई थिंक जब मैं 6-7 साल का होऊंगा, तो मे बी मुझे लग रहा है कि 23-24 साल का डिफरेंस तो बहुत ज़्यादा, मतलब डिफरेंस हो गया। और आज के डेट में स्थिति बहुत अच्छी है,
और लोगों को बहुत इजीली चीजें मिल जा रही है। हमारे समय में ऐसे मतलब इतना इजी नहीं था, इजी तो था लेकिन इतना इजी नहीं था। आजकल सब कुछ लोगों को मिल जाता है बहुत आसानी से, तो ये है। धन्यवाद शुभम जी। और यह तो थी पारिवारिक पृष्ठभूमि की बातें। तो अब हम लोग थोड़ा सा इससे बाहर चलते हैं और आसपास के परिवेश की ओर हम लोग थोड़ा सा मूव करते हैं। तो पारिवारिक पृष्ठभूमि से इतर भी बहुत कुछ है जो आपको रचता चलता है। जैसे आप अलग अलग उम्र के विभिन्न पड़ावों में आप अलग अलग दोस्तों के संपर्क में आते हैं, अलग अलग शिक्षकों के संपर्क में आते हैं, अलग अलग पुस्तकें पढ़ते हैं। और सिर्फ पुस्तकों में सिर्फ पाठ्य पुस्तकें ही नहीं होती है, उसके अलावा भी हम लोग कई चीजें पढ़ते हैं। साहित्य, भारतीय वाङ्मय, संस्कृति, फिर अतीत का ढेर सारा चित्र हमारे समक्ष उपस्थित है, किंवदंतियां हैं, दंत कथाएं हैं। तो ये सारी चीजें जो आपने देखी सुनी है, इन्होंने आपके निर्माण में कैसी भूमिका निभाई है? बहुत सुंदर प्रश्न है। इसका एक उत्तर मैं ये देना चाहता हूँ कि मैं मेरा पढ़ाई से ताल्लुक जो है वो कभी अच्छा नहीं रहा। तो मैं पढ़ने पे बहुत कम भरोसा करता था। इवन जब मैं स्कूल में भी था तो मैं मुश्किल से, मुझे लगता है, आधा घंटा भी पढ़ लेता था तो मुझे लगता था कि भाई बहुत पढ़ाई हो गई, अब थोड़ा गाना वाना गाना चाहिए, मतलब ये हो गया, अब ये नहीं हो पाएगा। तो जैसा ये प्रश्न है, तो मैंने पढ़ाई तो कम किया है, लेकिन क्योंकि मेरा बहुत ही, मुझे याद है थर्ड फोर्थ से ही बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट जो है वो डेवलप हो गया था म्यूज़िक के लिए, बहुत ज़्यादा। तो मैं थोड़ा सा भी पढ़ता था तो मुझे लगता था कि बहुत ज़्यादा पढ़ाई हो गई, अब ये इतना नहीं हो पाएगा, मतलब मेरे से ये नहीं हो सकता पॉसिबल। इसलिए इससे बढ़िया है कि भाई गाना गाओ, वो ज़्यादा बेटर ऑप्शन है। तो मैं अपना नोटबुक में ही अपने दोनों पेन लेके और बजाना शुरू करता था और मैं अपना गाते रहता था। तो तो ये रहता था। उसके अलावा मित्र, क्योंकि मैंने प्लस टू जो है वो बोकारो से किया है, और टेंथ जो है मेरा डीएवी पब्लिक स्कूल बरोरा, जो कि धनबाद में स्थित है, वहाँ से मैंने टेंथ किया है। तो टेंथ तक तो मैं बड़े सारे बहुत क्लोज फ्रेंड्स नहीं थे मेरे, और मैं ज़्यादातर अपना समय जो है वो संगीत के पीछे ही बिताता था। अपना रियाज करना, या उससे जुड़ी जैसे बायोग्राफीज हो गई, बड़े बड़े पुराने लोगों की, विलायत खां साहब हो गए, रईस खां साहब हो गए, तो इन लोगों की बायोग्राफीज पढ़ना, और इन सब से मेरा बहुत ज़्यादा। और कुछ इनके अलावा स्पिरिचुअल जो चीज़ें हैं, क्योंकि भारत तो जाना ही अपने कला, अपनी संस्कृति के लिए जाता है, और मेरा क्योंकि जुड़ाव शास्त्रीय संगीत से बहुत ज़्यादा था, हमेशा से मुझे उसकी वो, मतलब एक संगीत की ऐसी विधा थी जो हमेशा मुझे आकर्षित करती थी। तो इसीलिए वो एक स्पिरिचुअल से जुड़े बुक्स, या कोई बायोग्राफी किसी संत के बारे में सुनना, या बड़े पुराने लोग हैं लहड़ी महाशय, और इन लोगों ने जो बड़े अपने तप किए, महाअवतारी बाबा, श्री एम, तो बड़े सारे लोग थे, तो जिनको सुनना शुरू किया, उनके बारे में बायोग्राफी पढ़नी शुरू की। यही सब मेरा संगीत और ये स्पिरिचुअल, यही दोनों रहता था। इसके अलावा मैं कुछ और नहीं पढ़ता था। बाकी स्कूल में ऑब्वियसली वो टेक्स्ट बुक्स तो होते ही हैं, उनको पढ़ना ज़रूरी था, नहीं तो आगे नहीं बढ़ सकते थे। तो वो पढ़ना पड़ता था, लेकिन मेरा रुझान जो है और मेरा इंटरेस्ट जो है वो हमेशा से संगीत की तरफ और अध्यात्म की तरफ शुरू से ही रहा है। और बचपन में जो है, जब आई थिंक मैं नाइन्थ टेंथ में था, तो जैसा मैंने बताया कि बहुत क्लोज फ्रेंड्स नहीं थे। प्लस टू में जाने के बाद जब मैं बोकारो गया तो वहाँ मेरे दो मित्र बने जो अभी भी साथ में हैं, और बहुत अच्छे मित्र हैं दोनों, बलराम और विनय। और वो अभी तक साथ में, और हम लोग जब भी मिलते हैं तो बिल्कुल वैसी ही पुरानी बातें होती है। और उनका हमेशा से, क्योंकि मैंने प्लस टू जो है वो साइंस से ही किया था, वो घर पे हमारे एक प्रचलन है कि भाई सब साइंस से कर रहे हैं तो तुम भी साइंस ही करोगे, कॉमर्स लेके नहीं पढ़ सकते, कॉमर्स नहीं है हमारे यहाँ पे चलता है। तो कॉमर्स को ऐसा माना जाता था कि भाई ये कुछ नहीं है, मतलब साइंस पढ़ो, सब कुछ साइंस है जो है, कॉमर्स से कुछ नहीं होगा। तो ऐसा माइंडसेट था। लेकिन हमेशा बोकारो भी जाने के बाद, क्योंकि कॉम्पिटिशन्स में तो मैं हमेशा से पार्टिसिपेट करता था, ऐसे मिले जिन्होंने यही बोला कि यही करना चाहिए तुम्हें, तुम पढ़ाई वढ़ाई मत करो, और यही करो, यही तुम्हें जो है वो आगे लेकर जाएगा। और इवन फैमिली मेम्बर्स भी और एक्सटेंडेड फैमिली भी जो है, सब लोग इसी चीज़ के लिए शुरू से बोलते थे। इसके अलावा मुझे याद है जब मैं ग्रेजुएशन कर रहा था,
दिल्ली यूनिवर्सिटी से। तो मेरे 2-3 जो हैं वो बहुत अच्छे मित्र बने। मतलब आपको लगता है कि आप एक जगह छोड़ के जा रहे हो और बिल्कुल कल्चर डिफरेंस आ रहा है, जगह का डिफरेंस है, कैसे लोग मिलेंगे। और ये बात मैं बता रहा हूँ आपको, 2010 में मैं दिल्ली गया था ग्रेजुएशन करने के लिए। और मुझे बिल्कुल उम्मीद नहीं थी, क्योंकि दिल्ली में एक तो एडमिशन मिलना दिल्ली विश्वविद्यालय में, वो भी संगीत में, यहाँ से जाने के बाद तो वैसे ही बहुत मुश्किल है। मतलब एक तो प्रोसीजर नहीं पता होता है आपको कि क्या होने वाला है, क्या नहीं होने वाला है, कैसे लोग मिलेंगे, होगा भी कि नहीं होगा। तो बड़ी सारी चीज़ें थी। और उसके बाद फ्रेंड्स मिलना तो एक तो वो तो दूसरी ही बात हो गई। मतलब इंजीनियरिंग कॉलेज में क्या होता है, एटलीस्ट मैंने जो देखा है, मेरे अपने भाई जो हैं या और लोग भी हैं, कि ठीक है यहाँ से 2 लोग अपना निकाले, एग्जाम क्लियर किया AIEEE या IIT का, और साथ में चले गए, तो साथ में पढ़ रहे हैं कम से कम। अब मेरा जो फील्ड है वो बिल्कुल ही अलग हो गया। मतलब मेरे स्कूल में कोई नहीं था ऐसा कि जो मेरे साथ बोलता कि चलो भाई म्यूजिक, मैं भी म्यूजिक पढ़ूंगा। तो ऐसा कुछ नहीं था। मतलब मैं किसी को आसपास नहीं जानता हूँ। तो बिल्कुल नया और सब कुछ। और उस टाइम ना गूगल मैप होता था, और ना ये उबर और ओला चलते थे। तो मुझे याद है कि मुझे अपना म्यूजिक फैकल्टी ढूंढने में 4-5 दिन लगे थे, सिर्फ म्यूजिक फैकल्टी ढूंढने में। तो मैं नॉर्थ कैंपस जब जाता था, तो मैं पूछता था लोगों से कि भाई म्यूजिक फैकल्टी कहाँ है। तो किसी को पता ही नहीं कि DU में म्यूजिक भी पढ़ाया जाता है। वहाँ के आसपास के लोगों को भी नहीं पता होता था कि DU में एक म्यूजिक कोर्स भी है और प्रॉपर एक फैकल्टी है। तो 4-5 दिन बाद ढूंढने के, इधर उधर करने के बाद फिर जाके मुझे वो मिला। लेकिन हाँ, इस मामले में भी मैं अपने आप को फिर लकी मानता हूँ कि मुझे वहाँ जाके बहुत अच्छे अच्छे दोस्त मिले। एक है पुरस्कार निर्वाण, वो अभी बहुत अच्छे सितारिस्ट हैं, बहुत बढ़िया सितार वादन कर रहे हैं। और पंडित सुभाष निर्वाण जी के बेटे हैं, जो अपने समय के लेजेंडरी तबला प्लेयर थे। तो वो मेरे एक बहुत ही क्लोज फ्रेंड हैं। और उसके अलावा अनुभव सिंह, जो कि तबला प्लेयर हैं और कई सारे बड़े कलाकारों के साथ परफॉर्म करते रहते हैं। तो उस समय ग्रेजुएशन के फर्स्ट ईयर में इन दोनों से मेरी बहुत घनिष्ठ मित्रता हो गई थी। तो इसी बहाने, क्योंकि किसी भी गाने वाले को रिदम की आवश्यकता है ना। वो वैसे ही है कि जैसे जल में मछली है तो मछली है तो जल है, और जल है तो मछली है, मतलब वाइस वर्सा है। वो कोई एक दूसरे के बिना नहीं चल सकता। तो वैसे ही है कि हमें तबला प्लेयर तो चाहिए ही। मतलब हम ऐसे कैसे गाएंगे, वो तो चलने के लिए तो आपको सहारा चाहिए ही। तो वो भी लकीली मुझे मिल गया, और वो भी एक मित्र के रूप में। मतलब एक ऐसे तबला प्लेयर मिलना कि ठीक है, हमने परफॉर्म कर लिया, कॉन्सर्ट कर लिया, उसके बाद आप भाई अपने रास्ते, हम अपने रास्ते। लेकिन ऐसा नहीं है। और उनके साथ मेरी बड़ी घनिष्ठ मित्रता है, और आज भी हम लोग तीनों परफॉर्म करते रहते हैं। जहाँ भी कोलैबोरेशन या कुछ ऐसा होता है, तो हम लोग तीनों साथ में ही परफॉर्म करते हैं। तो शुरू से ही मुझे ये फ्रेंड्स का भी, मित्रों का भी बहुत सपोर्ट रहा है म्यूजिक में। जबकि मेरे +2 तक सब इंजीनियर फ्रेंड्स थे, सब जो आज के डेट में मतलब इंजीनियर हैं, और सब ऐसे ही लोग थे जो सिर्फ, जिन्होंने सिर्फ पढ़ाई की है। और म्यूजिक फैकल्टी में जाने के बाद फिर ये लोग मिले, और फिर उसके बाद मेरा जो कारवां जो है वो चला। तो मैं यही किताबें भी इसी तरीके की पढ़ता था, और बस मेरा ज़्यादा, जैसे मैंने बताया, पढ़ाई में ध्यान नहीं लगता था। तो मैंने गाना ही गाया है बचपन से ही, पढ़ाई लिखाई कम की है। मेरा अगला सवाल भी आपके अपने व्यक्तित्व से ही संबंधित है। अपने उस पहले क्षण को याद करें जब आपकी स्मृति में जो आपको याद हो कि संगीत से आपका परिचय हुआ, और उस समय से अब तक संगीत की आपकी यात्रा का एक लंबा सिलसिला रहा है, संगीत बोध का भी एक लंबा सिलसिला रहा। तो मैं यह बात जानना चाहता हूं कि उस पहले परिचय में क्या कुछ ऐसा विशेष हुआ, करिश्माई हुआ, जिसने आपको यह उद्वेलित किया कि हाँ, अब यह संगीत ही जो है वह मेरी नैया है। और वहां से लेके अब तक आपके और संगीत के बीच का जो पारस्परिक संबंध है, उसमें मेरे विचार में प्रगाढ़ता ही आई होगी। तो थोड़ा इस अपने और संगीत के इस जो पारस्परिक संबंध है, एकदम पहले बिंदु से यदि आप प्रकाश डालें तो अच्छा होगा। जी जी जी। तो सबसे पहले, जैसे मेरा संगीत से जुड़ना इस तरीके से हुआ कि मुझे याद है, मैं आई थिंक सेकेंड या थर्ड क्लास में था।
और उस समय मैं शिशु मंदिर, जो सरस्वती शिशु विद्या मंदिर होता था, उसमें मैं पढ़ता था। और वहाँ पे एक गुरु थे, सहदेव पांडे जी। तो रैंडम वो सब बच्चों से जो है गाना सुन रहे थे, तो मुझे याद है कि मेरी भी बारी आई और उन्होंने कहा कि भाई सुनाओ। और तब तक मुझे भी नहीं पता था कि संगीत के लिए मैं हूँ और मेरे लिए संगीत है और मुझे इसको आगे लेके चलना है। तो किसी तरीके से मैं अपना जैसे भी है उनके सामने, पूरे क्लास के सामने पहली बार मैंने जो है सामने खड़े होकर गाया। और लोगों ने बहुत, सब बच्चे ही थे लेकिन और भी टीचर्स बाद में सुनकर आ गए और बहुत अप्रिसिएट किया। उस समय मुझे थोड़ा सा ये रियलाइज हुआ कि ये कुछ है, मतलब कुछ अलग है, पढ़ाई लिखाई से अलावा भी कोई बात है जो की जा सकती है। तो मैंने कहा ठीक है, चलो ये अच्छा एक एहसास हुआ कि ठीक है भाई, ये भी कुछ है मेरे अंदर, कुछ किया जा सकता है। बाद में उसी उसी शाम, उसी दिन की बात है कि शाम में उस समय क्या होता था ना शिशु मंदिर में, कि टीचर्स जो हैं वो बच्चों के घर में जाते थे उनके बारे में बताने कि भाई इसने ये बदमाशी की है, इसने आज ये किया है। तो वो घर पे आते थे प्रॉपर बताने के लिए पेरेंट्स को कि ऐसा ऐसा कुछ होता था। तो जो आचार्य जी थे वो पापा के पास आए और उन्होंने कहा कि भाई आज हमने इससे गाना सुना और इसने बहुत ही बढ़िया गाया और ये इसको यही करना चाहिए, ये इसी के लिए बनाए और इसको आप शुरू कीजिए, ये मतलब आप लेट मत कीजिए, बहुत अच्छा टाइम है सीखने सिखाने का ये, और इसको बस आप शुरुआत करा दीजिए क्योंकि ये बहुत ही बढ़िया गाया इसने। और वहां से जो है मैंने सीखना शुरू किया। तो सबसे पहले मेरे गुरु वही रहे हैं जिन्होंने मुझे तालीम देना शुरू की। और उसके बाद मुझे याद है कि मैं 7th में डीएवी में चला गया। और डीएवी में क्योंकि शिशु मंदिर से उस वक्त में बहुत ज़्यादा जोनल और डिस्ट्रिक्ट और स्टेट कॉम्पिटिशन्स और एमएचआरडी के बड़ी सारी चीज़ें ऑर्गेनाइज करते थे वो लोग। तो मैं अपने स्कूल को रिप्रेजेंट करने के लिए बहुत सारे कॉम्पिटिशन्स में जाने लगा और धीरे धीरे जो है वो प्राइजेस जो हैं वो आने लगे और अप्रिसिएशन भी मिलने लगा। तो मुझे भी लगा और पेरेंट्स को भी लगा कि भाई ये तो अच्छा कर रहा है, तो इसको जो है इसी में हमें अभी फिलहाल के लिए इसको सिखाते रहना चाहिए और आगे बढ़ाते रहना चाहिए। वहां से मेरी मुलाकात हुई एटी चौधरी जी से। अब वो सैडली नहीं है वो इस दुनिया में। अभी 2013 में आई थिंक हमने उनके श्रद्धांजलि के लिए कॉन्सर्ट भी किया था। तो उसके बाद उन्होंने मुझे सिखाना शुरू किया। वो एक बहुत इंटरेस्टिंग एक सफ़र रहा 7 से लेके 10th तक, जब उन्होंने मुझे तालीम दिया और सिखाया मुझे। उस समय मैं डीएवी में ही था और बड़े सारे कॉम्पिटिशन्स मैंने जीते। एक मुझे बड़ा अच्छा किस्सा याद आ रहा है कि 10th बोर्ड्स चल रहे थे मेरे और इंग्लिश का पेपर था। और इंग्लिश के पेपर के दिन के जस्ट पहले एक झारखंड आइडल करके कंपटीशन होता था, बहुत बढ़िया स्टेट लेवल का, मतलब बहुत जबरदस्त लेवल पे कंपटीशन करते थे वो। और उस समय मैं डिस्ट्रिक्ट से सेलेक्ट हुआ था और डिस्ट्रिक्ट से भी मेरा फर्स्ट पोजीशन आया था। और उसके बाद फिर उन्होंने मुझे जमशेदपुर में उनका फिनाले होता था, तो उसके लिए उन्होंने मुझे इनवाइट किया। लेकिन वो बोर्ड के इंग्लिश के एग्जाम के जस्ट एक दिन पहले था। तो पेरेंट्स का यही था कि भाई क्या करोगे जाके, मतलब एग्जाम कैसे दोगे फिर अगले दिन, ये तो पॉसिबल नहीं है, ये है वो है। तो क्योंकि बोर्ड्स तो बोर्ड्स हैं, मतलब दूसरे एग्जाम होते तो चल जाते, बट लेकिन फिर लास्ट में यही डिसाइड हुआ कि भाई जाओ। मैं गया और मैं उस वक्त में वहां जाने के बाद उसी दिन कंपटीशन था और मुझे सेकंड प्राइज मिला। और वो एक क्षण था, मतलब वो एक घड़ी थी जहाँ पे म्यूजिशियंस ने आके बोला कि भाई ये सब तो फर्स्ट सेकंड थर्ड तो जो भी है, लेकिन तुम म्यूजिक को आगे करो। और एक बड़े अच्छे पियानिस्ट हुआ करते थे, मुझे नाम नहीं याद आ रहा है, जिन्होंने मुझे पर्सनली आके कहा कि भाई बहुत ही बढ़िया गा रहे हो तुम, और ये जो है और बढ़िया से तालीम लो और आगे बढ़ो, ये सब नहीं सोचना है कि क्या है कैसे है। और वो जो मोमेंट था, क्योंकि वो ऐसा उस वक्त में बजा रहे थे जब मैं 10th क्लास में था और मैंने लाइव किसी ऐसे म्यूजिशियन को सुना था। जबरदस्त थे वो, मतलब वो जबरदस्त पियानिस्ट थे, मैं वो एक्सप्लेन नहीं कर सकता वर्ड्स में। और उन्होंने अप्रिशिएट किया तो मुझे लगा कि भाई ये तो कुछ मतलब बात है, कुछ बात रही होगी, तभी उन्होंने पर्सनली आके मुझे बोला, क्योंकि उनके पास टाइम नहीं होता है कि किसी को भी पर्सनली जाके वो इतना बोल रहे हैं। उसके बाद फिर मैं +2 में जब गया तो मैं बोकारो में मिला पंडित चेतन जोशी जी से। बहुत बड़े फ्लॉटिस्ट हैं
ऑल ओवर इंडिया, पूरे वर्ल्ड में परफॉर्म करते रहते हैं, और पहले डीपीएस बोकारो के वाइस प्रिंसिपल भी रहे हैं। तो तब मैंने उनसे थोड़ा टाइम, वहाँ मेरी ज़्यादा, क्योंकि प्लस टू में साइंस लेना और उसके बाद घर का प्रेशर है कि भाई पढ़ना भी है, मतलब साइंस लेके बिना पढ़े तो पास नहीं हो सकते, ये तो पता ही है, तो इसीलिए पढ़ना भी ज़रूरी था। तो उस समय मैं अपना रियाज ही करता था जितना मैंने सीखा है। मैंने थोड़े टाइम के लिए चेतन जी के पास तालीम ली, और उसके बाद ज़्यादा वहाँ पे कुछ बन नहीं पाया, लेकिन मैं अपना रियाज जो है वो मैंने हमेशा जारी रखा। मतलब वो कभी भी मैंने उसको रोका नहीं, चाहे वो प्लस टू में साइंस लेके ही क्यों ना पढ़ना हो, लेकिन मैं रियाज करता था। बोकारो में थोड़ा सा दिक्कत होता था क्योंकि मतलब हॉस्टल में आप प्रैक्टिस नहीं कर सकते, बहुत सारे लोग होते हैं और सब पढ़ने वाले लोग हैं, तो वो पॉसिबल नहीं है। इसीलिए मैंने फिर बाद में एक आउट हाउस लिया। बोकारो में एक आउट हाउस होता था जिसमें सिर्फ आप इंडिविजुअल रहते थे, और वहाँ पे एक फैमिली होती थी और बस उनका आउट हाउस होता था जिसमें आप रह सकते थे। तो मुझे याद है कि वहाँ फिर मैं रियाज करता था। वहाँ भी मैंने पढ़ाई बहुत ना के बराबर किया है। और भैया क्योंकि इंजीनियर था, उस समय एग्जाम भी हो गया था उसका, बीआईटी सिंदरी में एडमिशन भी हो गया था, तो वो बोलता रहता था कि भाई पढ़ लो, नहीं तो बहुत दिक्कत हो जाएगा। तो और उसने अपने लेवल पे सोच के मुझे बहुत सब आईआईटीएन और जो फिटजी है या फिर ऐसे कई सारे इंस्टीट्यूट हैं, उस हिसाब से उसने मुझे भेज दिया। अब प्लस टू में एचसी वर्मा पढ़ना मेरे लिए तो बड़ा मुश्किल था, क्योंकि मैं तो मतलब मैं देखते ही बुक जो है वो बंद कर देता था, और मैंने कहा भाई ये तो नहीं हो सकता, मतलब ये हो ही नहीं सकता मेरे से। और सारे ऐसे ही थे, मतलब एचसी वर्मा से लेके, और फिर मैंने कहा भाई मुझे एनसीईआरटी का बुक ही पढ़ने दो, कम से कम स्कूल का एग्जाम तो पास हो, ये इंजीनियर तो हो जाएगा, कोई बात नहीं, इसको देख लेंगे बाद में। तो मुझे याद है कि मतलब मैं इंस्टीट्यूट भी जाता था जब पढ़ने के लिए, अलग अलग टीचर्स के पास, तो वो भी मैं कंटिन्यू नहीं कर पाया। मुझे लग रहा है 1-2 महीने मैंने पढ़ाई की होगी इंस्टीट्यूट में जाके, फिर मैंने नमस्ते कर लिया सर को, मैंने कहा सर अब बस हो गया। फिर मैं किसी तरीके से, मुझे याद है 11 पास हो गया, लेकिन बाद में मुझे रियलाइज़ हो रहा था कि भाई ये तो बहुत मुश्किल से पास हो गया, मतलब ये तो कैसे हो गया ये। मैं भगवान को शुक्रिया अदा कर रहा था कि ये तो चलो अच्छा है, पास करवा दिया आपने, क्योंकि मैंने पढ़ाई नहीं की थी। और उसके बाद मतलब मैंने लेजिट पढ़ाई नहीं की थी, मुझे नहीं पता कैसे क्या हुआ, मैंने एग्जाम लिख दिया और मैं पास भी हो गया। सेम प्लस टू में भी सेम सिचुएशन था। तो प्लस टू में लेकिन क्या था कि लास्ट फेब के मंथ में मैं घर आ गया, और घर आ गया वापस, क्योंकि फेब मार्च में एग्जाम होता है, तो फेब में ऑब्वियसली पढ़ना तो पड़ेगा ही। तो किसी तरीके से ज़बरदस्ती मैंने वही 1 महीने जो पढ़ा, और उसके बाद मैंने पेपर दिया प्लस टू का भी। तो इस दौर में जो भी ये सब चीज़ें चली है, मैंने अपना रियाज नहीं छोड़ा। वो चीज़ हमेशा मेरे साथ जुड़ी रही कि ठीक है एचसी वर्मा नहीं समझ में आ रहा है, या और भी कुछ है बुक्स तो नहीं समझ में आ रहे, लेकिन मैंने कहा रियाज नहीं छोड़ना है। वहाँ पे पंडित चेतन जोशी जी ने मुझे बहुत अच्छा गाइड किया, उसके लिए मैं हमेशा उनको उन्होंने बहुत अहम भूमिका निभाई उस जगह पे। क्योंकि मुझे या किसी भी इस छोटे से जगह से निकले हुए किसी भी कलाकार या इंसान को ये नहीं पता होता है कि आपके पास म्यूजिक में पढ़ाई करने का भी ऑप्शन है, कि आप ग्रेजुएशन कर सकते हैं, पीजी कर सकते हैं, पीएचडी कर सकते हैं, पोस्ट डॉक कर सकते हैं। ये किसी को नहीं पता होता है, एटलीस्ट झारखंड में तो अब होने लगा है 2-3 साल 4 साल से, जब फेसबुक में लोग देख रहे हैं कि अच्छा लोग बाहर जाके पढ़ाई कर रहे हैं म्यूजिक में, तो लोगों को पता चलने लगा है। अदरवाइज मुझे भी नहीं पता था, मुझे यही पता था कि भाई आगे भी इंजीनियरिंग करना है और साथ में मैं म्यूजिक अपना रियाज करूंगा और कर लूंगा म्यूजिक। तो चेतन जी ने मुझे गाइड किया कि भाई म्यूजिक में पढ़ाई भी होती है, जो आप बाहर जाके, जैसे बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी हो गई, या दिल्ली यूनिवर्सिटी हो गई, महाराष्ट्र यूनिवर्सिटी हो गई, इन सब में म्यूजिक फैकल्टीज हैं, और इन सब जगह पे आप जाके म्यूजिक की पढ़ाई कर सकते हैं। तो उन्होंने मुझे बहुत अच्छा गाइड किया कि वहाँ पे एक तो दिल्ली में एक्सपोजर भी है, दिल्ली मेन सेंट्रल है और हब है म्यूजिक के लिए बहुत अच्छा, तालीम भी बहुत अच्छी ले सकते हैं आप, वहाँ बहुत सारे लोग हैं जो आपको तालीम दे सकते हैं। तो ये एक उस मोमेंट में बताना, मुझे लगता है वो भी बहुत इंपॉर्टेंट है। बहुत कम लोग होते हैं जो आपको सही दिशा में गाइड करते हैं कि भाई आप ये करो तो आपके लिए अच्छा है। लोग बोल देते हैं कि भाई पढ़ लो, पहले पहले पढ़ना जरूरी है, नौकरी मिल जाएगी फिर कर लेना गाना। तो यही लोग अक्सर बोला करते हैं। तो उन्होंने बहुत अच्छा गाइड किया, और उन्हीं के चलते फिर बाद में मैं दिल्ली विश्वविद्यालय में मैंने ऑडिशन दिया और वो क्लियर किया, और उसके बाद फिर मैंने वहाँ पे अपनी पढ़ाई जो है
वो शुरू की। तो इसके लिए मैं उनको बहुत बहुत धन्यवाद, और उन्हीं का श्रेय जाता है जो आज मैं ग्रेजुएशन और पीजी म्यूजिक में हो सकता है, ये सब मुझे जानकारी जो है उन्हीं के द्वारा मिली। तो इस तरीके से फिर मैं जो संगीत की है तालीम शुरू हुई, और बचपन से ही तालीम चल रही थी, लेकिन रियाज जो है वही, वो हमेशा ही मेरे साथ रहा। मतलब वो कुछ भी मोमेंट आया लाइफ में, मैंने रियाज नहीं छोड़ा। ये एक सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है जो मैं सभी को बोलना चाहता हूँ इस मंच के द्वारा, कि कभी भी आप संगीत करें चाहे नहीं करें, आप प्रोफेशनली आप इंजीनियर बने, डॉक्टर बने, आईएएस बने, आप कुछ भी किसी भी प्रोफेशन में जाएं, लेकिन अगर आपको संगीत में रुचि है और आप सीख रहे हैं, तो आप थोड़ा 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 गाते रहें। आप उसको छोड़े नहीं। चाहे 5 मिनट भी गाएं, लेकिन आप गाएं। आप 10 मिनट गाएं, लेकिन गाएं। प्रोफेशनली नहीं करना कोई बात नहीं, लेकिन आप गाएं, उससे बड़ी सारी चीज़ें जुड़ी हुई है। तो इसीलिए मेरा हमेशा से यही रहा है कि गाओ। और प्लस टू में, हाँ प्लस टू में मुझे याद भी है, एक एक बड़ी इंटरेस्टिंग बात याद आ रही है। कलर्स में इंडियाज गॉट टैलेंट हुआ करता था, तो कलकत्ता में गया और ऑडिशन दिया, और मेरा फाइनल सिलेक्शन हो गया, मेरे पास बॉम्बे का टिकट आ गया, सब कुछ हो गया। लेकिन सेम डे मेरा हिंदू कॉलेज के लिए ऑडिशन था, क्योंकि हमारा जो म्यूजिक कोर्स में एडमिशन होता है वो सिर्फ ऑडिशन के थ्रू और इंटरव्यू के थ्रू होता है। मतलब उसका कुछ आपने कोई कट ऑफ नहीं है, जैसे डीयू में, क्योंकि और कोर्सेज के लिए सिर्फ कट ऑफ होते हैं। म्यूजिक एकमात्र ऐसा सब्जेक्ट है जिसमें आपको ऑडिशन के थ्रू जाना पड़ता है, और बड़े सारे लोग होते हैं, उनके बीच मात्र मुश्किल से, मुझे याद है उस समय कुछ 22 सीट्स हुआ करते थे म्यूजिक फैकल्टी में। तो उसमें से मतलब इतने सारे लोगों में से वो ऑडिशन क्लियर करके और फिर वो एडमिशन लेना, तो मैंने उसको फिर रोक के और हिंदू कॉलेज में ही जाके अपना ऑडिशन दिया, और उसके बाद फिर वहाँ से जो है ये पढ़ाई, म्यूजिक को लेकर पढ़ाई जो है उसकी शुरुआत हुई। ये है। धन्यवाद शुभम जी। और स्मृतियों की वीथियों से गुजरते हुए हम ये भी जानना चाहेंगे, क्योंकि आपने उत्सुकता बहुत ज्यादा बढ़ा दी है, तो वे कौन से गाने थे जैसे पहली बार आपके आचार्य ने सुनकर आपके पिताजी को बताया कि ये बहुत अच्छा गाता है, या फिर जब आपने झारखंड राज्य में द्वितीय स्थान प्राप्त किया, तो वे कौन से गाने थे? मुझे मुझे याद है, अब तो मैं खैर उन सब गानों से बहुत दूरी हो गई, आप एक तरीके से बोल सकते हैं, क्योंकि मैं दिन प्रतिदिन अपने आप को भी जो मैं ऑब्जर्व कर रहा हूँ, मैं बहुत ज़्यादा शास्त्रीय संगीत की तरफ और जाता चला जा रहा हूँ। मतलब मुझे खुद नहीं समझ में आ रहा क्या हो रहा है, लेकिन मैं कुछ और सुनता ही नहीं और कुछ और गाता ही नहीं। मतलब कमर्शियल म्यूजिक बोल लें आप, या गजल बोल लें, क्योंकि बड़ी सारी विधाएं हैं, ठुमरी, चैती, कजरी, होरी, बहुत कुछ है। लेकिन मेरा जो रुझान है वो इस तरीके से शास्त्रीय संगीत से जुड़ गया कि मैं बिल्कुल ही अब उसमें मतलब डूबता चला जा रहा हूँ। तो खैर, जैसा आपने बोला, तो एक गाना था उस वक्त मैं गाया करता था, मन्ना डे साहब का गाना था, वो लागा चुनरी में था। काफी मुश्किल गाना था, और लोग उस वक्त में डरते थे कि भाई ये गाना कैसे गाओगे, ये तो मतलब है ही नहीं, ये तो पॉसिबल ही नहीं है। और लेकिन वो वही बात है, जब जहाँ चाह है वहाँ राह है, तो मैंने कहा कि भाई इसको। और उस समय पता नहीं कैसे मैंने उसको लिखा था, उसमें आप लोगों ने सुना ही होगा, काफी फेमस गाना है। उसमें लास्ट में एक पार्ट आता है जिसको हम तराना बोलते हैं। वो बहुत मुश्किल पार्ट है, मतलब वो उसको ऐसे सीखना पॉसिबल नहीं है। तो उसको मैंने बार बार पॉज करके लिखा, एक एक वर्ड को लिख लिख के, और उसके बाद फिर बार बार उसको याद किया, फिर उसके बाद उसको बजाया, फिर उसको, तो इस तरीके से उसको याद किया। मतलब वो बड़ा एक, मुझे याद है बहुत बहुत ज्यादा समय लगा था। और वो गाना मेरा अभी भी फेवरेट है, ऑल्दो मैं गाता नहीं अब कुछ भी, मतलब मैं बिल्कुल ही रुख मेरा अलग हो गया है। लेकिन हाँ, ये गाना था जिससे मुझे बहुत लगाव था। इवन मन्ना डे साहब का सारा ही बहुत मतलब मन्ना डे साहब तो एक अलग लेवल के गायक रहे हैं, और उनके सारे कॉम्पोजिशंस आप कोई भी सुन लें। एक 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 उनका एक, वो भी मैंने गाया था कॉम्पिटिशन्स में, बहुत फेमस गाना है, सारे का रे सा, ना कहीं चंदा ना कहीं तारे, ज्योत के प्यासे मेरे नैन बेचारे, भोर भी आस
की किरण न लाई, पूछो न कैसे मैंने रैन बिताए। तो ये जो है राग अहीर भैरव पे बेस्ड है और बड़ा सुंदर कॉम्पोजिशन था। ये भी मैं गाता था, मतलब उस वक्त में जितने भी इस तरीके के गाने थे सेमी क्लासिकल बेस्ड, मैंने ज्यादातर यही गाने गाए हैं। बाद में भी जिस भी कॉम्पिटिशन्स में मैंने पार्टिसिपेट किया, मुझे याद है मैं इसी तरीके के गाने ही चूज करता था। मुझे मतलब सेमी क्लासिकल का ही शुरू से, मुझे सूफी आप बोल लें या सेमी क्लासिकल, इन्हीं सब गानों से मेरा ज्यादा लगाव था। आपने बड़ा अच्छा गीत सुनाया और सुनकर जैसे लगा कि मन किसी रस में विभोर हो गया है। तो अपने प्रश्न, मैंने जो प्रश्न पूछा था आपसे और आपके संगीत के बीच का जो सहकार है, उसको थोड़ा और स्पष्ट करता हूँ। देखिए, मैं जी जी भरत मुनि के रस शास्त्र पर पहुंचता हूँ और तो वहां वे बात करते हैं रस की, कि अंततः कला का जो लक्ष्य है वह भावक को रस की स्थिति में पहुंचा देना होता है। तो अब इसके दो संदर्भ हैं और पहला संदर्भ पहले मैं आपसे पूछता हूं, आपका यह जो संगीत बोध है वह रस कहाँ से पाता है? जैसे आपकी अपनी, जैसे कि आपका अपना परिवेश है, यह देश है, यह प्रकृति है, यह आसमान है, यह सागर है, चारों तरफ बिखरा सौंदर्य है, उसके अंदर से, यानी उसके कारण या फिर अंदर से उठता हुआ आपके अंदर का जो आनंद का सागर है। तो मैं जानना चाहता हूं कि यह जो संगीत बोध है जो आपको लगातार संगीत की ओर आगे बढ़ाता है, उसे रस कहाँ से मिलता है, उसे पोषण कहाँ से मिलता है? जी जी जी। तो जैसे मैंने बताया कि अध्यात्म से बहुत शुरू से ही मेरा ध्यान करना और इसमें बहुत रुचि थी मेरी। तो जब भी मैं ऐसे मेडिटेशन में बैठा करता था, तो मुझे हमेशा एक ये बात, मतलब मुझे, जैसा मैंने अपने आप को ऑब्जर्व किया है, जैसा मैं हूँ, गंभीर रागों से या गंभीर जो सिचुएशंस होते हैं आप बोल सकते हैं, जैसे किसी का बिछड़ना हो गया, या जब किसी की मृत्यु होती है, या मतलब कोई भी विरह रस की चीजों से मेरा लगाव जो है वो बहुत, मैं अपने आप को यही, इवन आज भी जब मैं गाता हूँ तो मैं ऐसे ही रागों को लेता हूँ जिसमें कोमल स्वरों का बहुत उपयोग होता है ना। मतलब कोमल स्वरों से मेरा कुछ खास लगाव है और वो शुरू से ही रहा। इवन आप अभी भी जो मैंने गाने का एग्जाम्पल दिया, ना कहीं चंद, उसमें सारे कोमल स्वरों का यूज है। और इसीलिए वो जो भाव है, वो जो ना कहीं चंदा ना कहीं तारे, हम बोल ही वो वही बात रहे हैं कि कुछ भी नहीं है, ज्योत के प्यासे मेरे नैन बेचारे, मतलब तुम्हें देखने के लिए जो मेरे आंख हैं वो तरस गए हैं। तो हम बात ही बिछड़ने और मिलने की, और जहाँ प्रेम है वहाँ मिलना और बिछड़ना तो तय है, मतलब वो तो बाय डिफॉल्ट ही है, एक उसका प्रोसेस ही है, उसका पार्ट है। तो ये जो हमेशा मुझे इंस्पिरेशन बोल ले, या मुझे जो एक अनुभूति होती है कि कैसे इसका रस का जो है वो निष्पंदन हो, या कैसे रस की उत्पत्ति हो, तो मेरा हमेशा से किसी गंभीर सिचुएशन को देख के, आसपास के परिवेश और नेचर तो है ही, झारखंड एक तो इतना सुंदर है, लश ग्रीन है, कि वो तो आप यहाँ के फोक सुन ले तो फिर तो उसकी तो बात ही अलग है। मतलब शास्त्रीय संगीत में ऑब्वियसली कहीं पे झारखंड का ऐसा कुछ जिक्र नहीं है। और क्योंकि मैं बचपन में सब कुछ गाया करता था, मैं सिर्फ शास्त्रीय संगीत नहीं गाता था। उस समय तो मन में होता है, अब बचपना है तो मन में ये भी होता है कि भाई इंडियन आइडल में भी जाना है, सारेगामापा भी एक मंच है, तो ग्लैमर जो है वो बहुत इम्पोर्टेंट है, ऐसा लगता था मुझे पहले। और जहां भी मतलब मुझे ऐसा दिखता था कहीं भी कि कुछ अजीब सा हो रहा है, या फिर जैसे प्रकृति की हम बात करें तो इतना सुंदर, तो ये सब सारी चीजें जो है वो मिलकर कहीं ना कहीं, और उसके बाद ध्यान जो है उसने तो दिया ही पूरा अपना जो योगदान है मुझे। तो वो सब चीजें मिलकर ही सारी जो आप बता रहे भरत मुनि का जो नाट्य शास्त्र है जिसमें उन्होंने रस के बारे में बताया है, तो जहाँ संगीत है मुझे लगता है, या जहाँ फिर कोई भी कला की हम बात करें, तो रस निष्पंदन होना अनिवार्य है। मतलब उसके बिना तो संगीत भी पूरा नहीं हो सकता, और इवन कोई भी कला, 64 कलाओं में कोई भी कला बिना रस के संपूर्ण नहीं हो सकता। और किसी भी कलाकार को, मुझे नहीं, किसी भी कलाकार को उसको रस की अनुभूति या वो रस की उस उत्पत्ति तभी कर सकता है जब उसके मन या मस्तिष्क में कुछ ऐसी बात चल रही हो
जो संसार से, प्रकृति से या फिर उसके आसपास की परिवेश की चीजों से जुड़ी हुई। और क्योंकि मेरा एक ऐसा रहता भी था कि लोगों का, पेरेंट्स का ऑफ कोर्स सपोर्ट था, लेकिन आसपास के लोग हमेशा से ये करते थे कि नहीं भाई ये क्या करोगे, ये सब कुछ करने वाली चीज नहीं है, मतलब। तो वो भी एक रहता था कि भाई कुछ करना है, मतलब ये संगीत जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट चीज है और ये रियलाइज कराना है लोगों को। आई थिंक वो भी एक रहा है जिसने मुझे जगा के रखा है। जो लाइट है वो हमेशा एनर्जी जो है वो देता है। इवन आज भी जो है, मुझे लगता है 25-26 साल हो गए, और रियाज का जो एक सिलसिला है वो जब से शुरू हुआ तब से आज भी चल रहा है। आज भी मैं कोशिश करता हूँ कि मैं 5-6 घंटे किसी तरीके से निकाल लूँ और मैं रियाज को दूँ। और यही सारी चीजें हैं जो मुझे किसी न किसी तरीके से अंदर से एक जगा रही हैं कि भाई ये करना है। खैर अब तो बड़ी सारी चीजें हैं जो बदल गई हैं, और जो संगीत के बारे में मेरी जो विचारधारा थी वो भी बहुत बदल गई है। तो एक बात है, परसों मैं क्लास ले रहा था। मेरे एक स्टूडेंट हैं गिरीश खन्ना जी, अब रिटायर होने वाले, जीएम है वो एक कंपनी में, सिंगापुर में रहते हैं। तो उनसे मेरी बात हो रही थी, तो मैंने कहा कि, उन्होंने कहा सर आपको ऐसा है, आप ये बहुत बढ़िया गाते हैं, बहुत बढ़िया, मतलब वो हमेशा बहुत अप्रिसिएट करते हैं। तो ये हो जाएगा सर आपके साथ, आपको ये मिलेगा, आपको वो, तो बहुत सारी चीजें वो बोलते रहते हैं। तो उन्होंने मुझे कहा परसों कि ऐसा ऐसा है और ये सब बातें चल रही थी। तो मैंने उनको कहा कि पहले ना मुझे लगता था संगीत का जो काम है सिर्फ कि गाना आपने गाया, आपने गाना सीखा और आपने गा लिया और आपका काम हो गया पूरा, आपको आ गया संगीत। और संगीत की मतलब डेफिनेशन मेरे लिए वही थी कि आपने गाना सीखा, आपने गाना गाया, लोगों को मजा आया, इसका पर्पस हो गया पूरा, है ना। लेकिन जैसे जैसे समय बीतता गया और मैं अपने आप को और इसके अंदर जो है वो डालता गया, तो मुझे ये बात रियलाइज हुई कि संगीत का पर्पस सिर्फ आनंद की अनुभूति कराना नहीं है, उसके अलावा भी उसके कई सारे एस्पेक्ट्स हैं जो हम देख सकते हैं। तो मैंने उनको यही बात बोला कि पहले मैं जब रियाज करता था तो मैं अच्छा गाने के लिए रियाज करता था कि अच्छा गाऊं, आवाज और अच्छी हो, तैयारी हो। लेकिन अब जब मैं रियाज करता हूँ तो मैं कोशिश करता हूँ कि मैं स्वरों को देखूं साक्षात। अब वो वही वाली बात हो गई, जैसे आध्यात्मिक गुरु भगवान से मिलने के लिए अपना ध्यान करते हैं। तो मैं हमेशा, अब मेरा कुछ टाइम से मैं यही ऑब्जर्व कर रहा हूँ कि मैं स्वरों को देखने की, मतलब मैं अगर बोल रहा हूँ कि सा सा रे गा म, तो मैं कोशिश कर रहा हूँ कि माँ दिखे मुझे। मेरा अप्रोच ही वही हो गया है कि मुझे दिखना चाहिए कि भाई माँ होता कैसा है। मतलब मैं गा ले रहा हूँ, मुझे अच्छा लग रहा है, लेकिन मुझे दिख नहीं रहा कि माँ है कहाँ, और कहाँ से उसका, कहाँ से उसकी उत्पत्ति हो रही, क्या हो रहा है। तो मुझे बहुत टाइम से ये रियलाइज हो रहा है कि संगीत जो है उसका पर्पस सिर्फ यही नहीं है कि हम सुना दे लोगों को और लोग अप्रिशिएट करें और आप वाहवाही करें और आप बड़े कलाकार बन गए और सब बढ़िया हो गया। उससे कहीं ज्यादा ये इसका बहुत सारा काम है, और इसीलिए आज तक और आगे भी मैं बहुत सारी चीजें जो है इससे करता चल रहा हूँ। और जैसा संगीत बोध और आपने बताया कि रस, तो वो मेरे आसपास के परिवेश, और ऑब्वियसली ये संस्कृति, क्योंकि भारतीय संस्कृति और शिशु मंदिर में पढ़ने का एक वो भी मेरे ऊपर बहुत बड़ा उसका प्रभाव रहा है। क्योंकि शिशु मंदिर में हमेशा भारतीय संस्कृति के बारे में बहुत डिटेल में समझाया जाता है। हमेशा सुबह प्रेयर करते हैं हम भारत माता का, और वंदे मातरम छुट्टी के वक्त गाते हैं। तो वो सब भी देख के ना एक हमेशा से ही मन में रहता था कि संगीत ही है भाई, जो है यही है और यही करना है। तो वो हमेशा मुझे उसकी ओर धकेलता रहता था कि भाई कुछ गाओ और उससे आनंदित हो मन आपका भी और सुनने वालों का तो हो ही। इसी प्रश्न का, जो रस से संबंधित प्रश्न है, उसका दूसरा संदर्भ मैं आपसे पूछता हूँ। संगीत के साथ मेरा भी जुड़ाव रहा है, और आईआईटी में जब मैं पढ़ता था सन 2000 से 2002 के बीच में, तो शास्त्रीय संगीत से परिचय हुआ और तब से अब तक बना हुआ है। इसके अलावा हिंदी साहित्य से मेरा परिचय रहा है और उसका अध्येता हूँ मैं। दर्शन और संस्कृत साहित्य वगैरह से बड़ा गहरा नाता रहा है। तो जो बात मैं अपने बारे में पाता हूँ कि जब भी कोई अच्छी रचना पढ़ता हूँ या संगीत की कोई अच्छी रचना सुनता हूँ, जैसे पंडित जसराज को मैं हमेशा सुनता हूँ और लगभग वो मेरे लिए प्रातः श्रव्य है।
और इसके अलावा संस्कृत के कुछ भजन हैं, शास्त्रीय संगीत के कुछ बंदिशें हैं जो कि मेरे बहुत नज़दीक हैं, बहुत सारी कविताएं हैं, काव्य हैं। तो मेरे साथ जो होता है कि मैं जब इनको सुनता हूँ, पढ़ता हूँ, या आप ही की कोई बंदिश या सत्यन की कोई कविता, तो मुझे लगता है मैं थोड़ा बदल गया हूँ। तो इस तरीके का बदलाव जब संगीत आप में करता है, तो आपको कैसा लगता है? अपने उस अनुभव को ज़रा खुल करके बताइए कि यह संगीत बोध आपको किस प्रकार से रचता है और किस प्रकार आपको बदलता है? संगीत एक बहुत बड़ा डिसिप्लिन है, मैं कहूँगा। एक बहुत बड़ा अनुभव है, और ख़ास करके तब जब आप शास्त्रीय संगीत सुनते हैं। क्योंकि ऐसे महान लोगों ने उसकी रचना की है, और इस तरीके से उसकी फ्रीक्वेंसी को सेट किया है कि वो जब हमारे मस्तिष्क के साथ और हृदय के साथ वो जब सिंक होता है, जब एक साथ दोनों एक दूसरे से मिलते हैं, तो नेचुरली जो अनुभव है वो इस दुनिया का नहीं होता, आप ये कह सकते हैं। मेरे साथ भी यही होता था, और अभी भी यही होता है जब भी मैं अपने रियाज के लिए बैठता हूँ, या जब भी मैं अपने संगीत साधना के लिए बैठता हूँ, अपने कॉन्सर्ट के लिए बैठता हूँ, तो वो जो एक अनुभव है जो संगीत के द्वारा प्राप्ति होती है, वो अनुभव आप वर्ड्स में एक्सप्लेन नहीं कर सकते, किसी को भी नहीं बता सकते। वो आप तभी जान सकते हैं जब आप उसका अनुभव खुद करें। जब आप उसको, जैसे आपने अभी कहा कि मैं जसराज जी को सुनता था, या और भी कई सारे कलाकार हैं, तो जसराज जी का गाना, या और भी जो लोग हैं उनका वादन या गायन जो भी है, तो वो इसीलिए मन को छूता है क्योंकि नेचुरली वो कहीं ना कहीं इस तरीके से, अगर मैं म्यूजिकली टर्म में बात करूं, कि इस तरीके से उसकी फ्रीक्वेंसी सेट की गई है, या रागों को इस तरीके से उनको बनाया गया है कि वो आपके माइंड के साथ जाके सिंक हो जाए, उनकी फ्रीक्वेंसी इस तरीके से। और ये सिर्फ अ, भारतीय शास्त्रीय संगीत में है। वेस्टर्न म्यूजिक भी, सब संगीत, सारे संगीत ही हैं। मैं ये नहीं कहूँगा हमारा बहुत अच्छा है, उनका बहुत ऐसा है, या किसी का। सब संगीत के अलग अलग रूप हैं, क्योंकि संगीत एक बहुत बड़ा विषय है, और उसको मैं या कोई भी किसी एक चीज में नहीं बांध सकते। तो आप जब वेस्टर्न म्यूजिक सुनते हैं, मैं थोड़ा सा यहाँ पे डिफरेंस भी आपको बता दूंगा, बताते चल रहा हूँ कि क्या दोनों में चीजें हैं जो भिन्नता रखती हैं, और क्यों हमें शास्त्रीय संगीत सुन के कुछ और अनुभव होता है जो और संगीतों को सुन के। मैं बिल्कुल ये कॉन्फिडेंस के साथ बोल सकता हूँ कि आप अगर बॉलीवुड सुनते हैं और आप शास्त्रीय संगीत सुनते हैं, तो आपको दोनों में अनुभव भी कुछ और होता होगा। उसके पीछे कई सारे कारण हैं, लेकिन मैं अभी यहाँ पे ये बताना चाह रहा हूँ कि वेस्टर्न से क्यों इंडियन अलग है, और क्यों बहुत हाई लेवल पे उसको रखा जाता है। उसके पीछे एक रीजन ये है कि हमारा जो संगीत है वो मात्र एक स्वर पे आधारित है। आप सिर्फ एक तार बजाइए, जिसको हम लोग, कई सारे लोग एक तारा भी बोलते हैं, एक इंस्ट्रूमेंट भी है जिसमें सिर्फ एक तार बजता है, और उस पर आप पूरा गाना गा सकते हैं। पूरे दुनिया में ऐसा और किसी भी देश का संगीत नहीं है जो सिर्फ एक स्वर पे पूरा गाना गा दे, पूरे स्वरों में। किसी भी देश का ऐसा संगीत नहीं है। आप कोई भी उठा लीजिए, ठीक है, आप किसी भी देश का संगीत सुन लीजिए, आपको एक स्वर में कोई भी गाने वाला इंसान या बजाने वाला इंसान नहीं मिलेगा। वहां हमेशा 3 स्वरों या 4 स्वरों का आधार लिया जाता है। हमने अपने संगीत को ऐसा डिजाइन किया है, पुराने लोगों ने ऐसा बनाया है कि उनको सिर्फ एक स्वर की आवाज चाहिए। अगर एक पक्षी एक स्वर में चहचहा रहा है, उनके लिए वही काफी है, स्वर ले ले, और उसी से वो पूरा राग गा सकते हैं। उनको दूसरे स्वर की आवश्यकता नहीं है, और ये सिर्फ भारतीय शास्त्रीय संगीत में है। आपको और कहीं भी दूसरे संगीतों में ये चीज नहीं मिलेगी। उसमें भी अगर हम एक और खास बात अगर देखें, तो क्या है, जैसे मान लीजिए क्यों क्यों हमें ऐसा अनुभव होता है, ये भी मैं बताना चाहता हूँ कि आप जो बोल रहे हैं कि मुझे कुछ अलग एहसास होता है, या इवन पर्सनली मुझे भी कुछ अलग एहसास होता है, वो क्यों ऐसा होता है, उसके पीछे ये भी एक कारण है। जैसे हमने कोई स्वर गाया, सा ने रे गा मा प म ग रे नि रे सा, सा नि दा ब म दा प म ग रे नि रे सा, हमने ये स्वर को गा दिया। अब यहाँ पे जो है वो हम इसको शास्त्रीय संगीत नहीं बोल सकते, या हम ये नहीं बोल सकते कि हमने ये राग को गा दिया। अब
कहाँ वो हमारे हृदय के तार को जो है बिल्कुल ही हिला देता है अच्छे से, उसको आप इस तरीके से अनुभव कर सकते हैं कि जैसे हमने अभी गाया नी रे गा म प म प म, अब ये जो माँ है प म ग रे प म ग प म ग रे ग ग रे सा नी रे सा प म, अब यही माँ है लेकिन इसको बहुत तरीके से गाया जा सकता है। और यही रीजन है जो हमें अलग अलग अनुभूति या अलग अलग अनुभव होते हैं। अब इसको फॉर एग्जाम्पल जैसे प न प म ग प म ग ग म द म ग ग म नि म म ग नि रे ग म ग, तो वो तरीका अलग है। अब जिस तरीके से कोई कलाकार गा रहा है आपको वैसी ही उसका अनुभव होगा। किसी राग में जो है माँ लग गया, वो माँ तो माँ ही है ना, मतलब माँ स्वर तो माँ ही है, लेकिन हर राग में उसका अनुभव जो है, आप सुबह के राग सुनेंगे तो वो माँ अलग सुनाई देगा, शाम के रागों में वही शुद्ध माँ है लेकिन वो अलग सुनाई देगा। तो यही रीजन है जो हमारे मन में अलग अलग अनुभवों को पैदा करता है, या हमें अलग अलग अनुभव जो है वो उनका एहसास होता है। ये स्वरों का लगाव ही है। और हमारा शास्त्रीय संगीत मतलब कई वर्षों पुराना है, और राग आप जैसे जसराज जी के बारे में बता रहे तो वो भी यमन गाते हैं, और कई और भी कलाकार हैं जो यमन गाते हैं, लेकिन कभी भी आपको एक दूसरे का सबका यमन जो है वो अलग सुनाई देगा। जबकि आप देखिए स्वर तो सेम है, नी रे गा मा पा मा ग रे सा, यही यमन के स्वर हैं, लेकिन आप इसको मेहंदी हसन साहब से सुनिएगा तो आपको अलग सुनाई देगा, आप जसराज जी से सुनिएगा तो अलग सुनाई देगा। तो ये एक बहुत बड़ा रीजन है इंडियन क्लासिकल म्यूजिक में कि चीजें तो एक ही है, राग तो एक ही है, लेकिन उसको देखने का परसेप्शन इतना ब्रॉड है हर आर्टिस्ट का कि वो आप जब सुनते हैं तो आपको अलग एक अनुभव और एक अलग दुनिया में लेकर चला जाता है। तो ये सारी चीजें शास्त्रीय संगीत के साथ जो है वो जुड़ी हुई है। और शास्त्रीय संगीत ऐसा नहीं बोलूंगा मैं कि बॉलीवुड कमर्शियल सुनकर आपको रसों की अनुभूति नहीं हो सकती या रस की उत्पत्ति नहीं हो सकती। वो भी संगीत संगीत है, लेकिन शास्त्रीय संगीत की बात कुछ और है और कमर्शियल म्यूजिक की बात कुछ और है। दोनों में जमीन आसमान का फर्क है। इवन कोई भी म्यूजिक की विधाएं ले लें, शास्त्रीय संगीत जो है वो जननी है, वो माँ है। तो वो जो आपको अनुभूति देगी, इवन हम इन जनरल लाइफ भी देखें तो माँ जो है वो माँ ही होती है, उनका हृदय जो है बिल्कुल कोमल होता है। तो शास्त्रीय संगीत भी वैसे ही है, इसीलिए हमें हमेशा वो वैसे ही रस का अनुभव कराने की कोशिश करती है। बाकी संगीत में ऐसा बहुत कम है। बहुत सुंदर शुभम जी। और आगे बढ़ते हुए मैं ये भी जानना चाहूंगा, जिसे कहा जाता है कि अध्यात्म हमें बहुत ज्यादा गहराई देता है, और आप कई आध्यात्मिक पुस्तकें पढ़ चुके हैं। जैसे आपने लाहिड़ी महाशय के बारे में बात की, एन ऑटोबायोग्राफी ऑफ योगी महाअवतार बाबा वगैरह जी की जी बात जी। की। तो इन सब पुस्तकों से मेरा भी गुजरना हुआ है। और मैं यहाँ एक और चीज जोड़ना चाहता हूँ। आपने एक अपने विचलन बिंदु की ओर भी इशारा किया कि पहले आपको फिल्मी संगीत भी आकर्षित करते थे, और अभी जो है आप पूरी तरह से जो है इस ओर आ गए हैं, मतलब शास्त्रीय संगीत की। जी तो ऐसा, इसके पीछे का कोई कारण, जैसे बोला जाता है कि यदि दुख नहीं हो तो कोई अध्यात्म की ओर नहीं आएगा, कोई ईश्वर की ओर नहीं मुड़ेगा। तो ऐसा कोई कारण जिससे हम लोगों को कुछ क्लू मिल सके, या फिर कोई प्रकार हम एक बार लोग आप फिर इस से ओर बढ़ सके। ये जो सेंटेंस आपने बोला है, दुख दुख नहीं है जब तक तब तक अध्यात्म की तरफ हम नहीं मुड़ सकते। हाँ, दुख ही मांझता है, बोला जाता है कि दुख ही लोगों को मांझता है, और जी दुख यदि नहीं हो तो लोग ईश्वर की ओर मुड़ेंगे ही नहीं। तो मैं तो बड़ा खुश हूँ अपने जीवन में, लेकिन मैं तब भी ईश्वर की तरफ हूँ, और हमेशा हमेशा जो है वो हमेशा उनका शुक्रिया करता हूँ। और ये मतलब ये तो मतलब मुझे कभी भी ऐसा मोमेंट का रियलाइज नहीं हुआ कि कभी ऐसा दुख आया और तभी मैं जो है संगीत किया या फिर जो है अध्यात्म की तरफ बढ़ा। ये तो मतलब मुझे नहीं पता, मतलब ये वाक्य को मैं मतलब मेरे हिसाब से अगर बोले तो मैं तो इसको नहीं मानता, क्योंकि मेरे लिए मतलब ये लागू नहीं होता। मैं तो हर समय खुश खुश रहता हूँ, और उसी में मैं भगवान को शुक्रिया करता हूँ कि मैं खुश हूँ। और मेरा इसी मतलब और अध्यात्म की जहाँ तक बात है, तो मुझे लगता है संगीत अपने आप में इतना परिपूर्ण है कि अगर जिसने उसकी साधना कर ली
तो उसको अलग से फिर कुछ साधने की आवश्यकता नहीं है जीवन में। अगर सही मन से, सच्चे मन से आपने उसकी साधना कर ली, और यही यही कारण है, मुझे लगता है यही एक कारण है जो मुझे आज ये एहसास दिलाता है कि जो संगीत है वो एकमात्र शास्त्रीय संगीत ही है। वो अध्यात्म ही है। वो आप संगीत के माध्यम से अध्यात्म को समझें या सिर्फ आप अध्यात्म का एक पहलू देखें, लेकिन वो शास्त्रीय संगीत ही है जो मुझे हमेशा याद दिलाता है कि भाई यही है। बाकी सब जो है ना वो माया है। जैसे हम कैसे बोलते हैं कि वो जब तक डिजायर होगा, जब तक इच्छाएं होंगी, तब तक जो है आप नहीं जा सकते स्पिरिचुअल पाथ पर। इच्छा को मारना पड़ेगा तभी आप स्पिरिचुअल पाथ पर चल सकते हैं। तो संगीत जो है उसमें स्पिरिचुअल पाथ की अगर बात करें तो वो शास्त्रीय संगीत ही है। भारत में दो संगीत के पहलू हैं, फोक म्यूजिक है और क्लासिकल म्यूजिक है। तो कई लोग ये मानते हैं कि फोक म्यूजिक पहले आया और क्लासिकल म्यूजिक, ये लंबा अलग डिस्कशन है। तो मैं इन शॉर्ट ये बताना चाह रहा हूँ कि फोक म्यूजिक जो है वो लोग अपने लोगों ने बनाया ही इसीलिए क्योंकि उस समय उनके पास कुछ साधन नहीं था एंजॉय करने का अपने जीवन में। तो उन्होंने कहा कि भैया गाना गाओ, मजा आ रहा है बस। तो उनको मजा मिल रहा है तो उन्होंने गाना गाना शुरू कर दिया, अपना नाचना शुरू कर दिया। और लेकिन शास्त्रीय संगीत जब आया तो उसने लोगों की, मतलब लोगों का नजरिया, लोगों का परसेप्शन ही चेंज कर दिया। जब लोग ये सोचने लगे कि भाई एक ट्यून को लेके तुम 3-3 दिन कैसे गा रहे हो, ये कैसे पॉसिबल है। एक बंदिश को ले लिया और 3-3 दिन गा रहे हैं। स्वामी हरिदास जी हो गए या मियां तानसेन हो गए, एक एक राग को लेके वो एक एक दिन 2-2 दिन गाते रहते थे और राजा भी बैठ के बिल्कुल तसल्ली से सुन रहे होते थे। तो लोगों को ये रियलाइज होने लगा कि भैया ये क्या है, ये तो मतलब कुछ और ही कहीं और लेके जा रहा है आपको। तो मुझे लगता है वो एक कारण है कि आज मैं कुछ और नहीं सुनना पसंद करता। मतलब मुझे, मैं सुन ही नहीं पाता। पसंद तो करता हूँ, मैं चाहता हूँ कि कुछ कुछ बड़ी अच्छी कॉम्पोजिशन है गुलाम अली साहब की, मेहंदी हसन साहब की, मैं सुनना बहुत अच्छा लगता है। लेकिन पता नहीं कहीं कुछ कुछ रोक रहा है मुझे कि नहीं भाई, नहीं इसको नहीं है, ये नहीं है, असल में ये है, बाकी सब जो वो भ्रम है। तो वही कुछ चीजें हो रही है मेरे साथ। मुझे लगता है ठीक है, जो हो रहा है उसको होने देना चाहिए। तो शुभम जी, ऐसा लग रहा है कि आपके लिए अंतः प्रेरणा इन दिनों बहुत ज्यादा बलवती रही है। तो फिर अब हम लोग कुछ दूसरी तरह के सवाल लेते हैं। जैसे आपकी समझ में गायन और वादन में कितना अंतर है, और आप अपने को मुख्यतः क्या मानते हैं? देखिए, मैं वैसे तो शास्त्रीय गायक हूँ, और लेकिन मैंने मास्टर्स जो रामजस से किया है वो सितार में किया है। तो मैं सितार भी बजाता हूँ। और क्योंकि भारत में गायन हमेशा प्रथम श्रेणी में रहा है, मतलब ये हर किताब में, हर जगह पे आपको लिखा हुआ मिल जाएगा। ऑल्दो मुझे नहीं लगता इसके पीछे कोई लॉजिक रीजन कभी भी दिया है किसी ने। बड़ी सारी बातें हैं जो लोगों ने नहीं टच की हैं जानबूझ के, क्योंकि उनको छेड़ देने से फिर कुछ ज्यादा जो है वो चीजें बदलने लगेंगी मुझे लगता है। और उस तरीके से लोगों ने उसको नहीं देखा है। लेकिन मुझे नहीं लगता है कि हमें ये कहना चाहिए कि गायन जो है वो सबसे प्रथम श्रेणी में हमें रखना चाहिए। क्यों रखना चाहिए भाई, उसका कोई लॉजिक नहीं है। अगर आप कहेंगे कि साहित्य के पक्ष से रखना चाहिए, तो साहित्य के पक्ष से रखना चाहिए, तो बाहर इंटरनेशनल वाले जो लोग हैं वो तो नहीं सुन सकते, वो तो आपके लिरिक्स को नहीं समझ पा रहे, वो तो इंस्ट्रूमेंट ही सीखने आते हैं भारत जब आते हैं पहले। तो हम किस बिहाफ पे कहें कि हम गायन को जो है सर्वप्रथम श्रेणी में रखें। मतलब हम गायक कलाकार हैं तो हम बोल दें सीना ठोक के कि भैया गाना ही बढ़िया है, इसी को करो और बाकी सारी चीजें मत करो। अच्छा, मुझे याद है एक मेरे कॉलेज में प्रोफेसर हुआ करते थे, मदन मोहन मिश्रा जी। पंडित उमा शंकर मिश्रा जी बहुत लेजेंडरी सितार प्लेयर थे, पंडित रविशंकर जी के बहुत खास डिसाइपल, उनके बेटे। तो वो प्रोफेसर थे, उस समय क्लास ले रहा था मैं, तो क्या कहते थे कि हाँ, गाना तो कोई भी गा लेता है, रिक्शा चलने वाला भी गाना गा लेता है, गाने में कुछ नहीं है, तो जो है सो सितार में है, सितार बजाओ। तो ये तो यही बात है। तो जिसका जो मतलब विधा, जिसको जो जुड़ा हुआ है, वो उसकी तारीफ करता है। लेकिन बुक में आप जब पढ़ेंगे, थियोरेटिकल एस्पेक्ट से देखेंगे, तो हमेशा गायन को प्रथम श्रेणी में बताया जाता है। गायन, वादन, नृत्य, ये उसका लिखने का तरीका है। लेकिन मुझे नहीं लगता है, अगर मेरे से आप पर्सनली पूछ रहे हैं, तो मुझे तो नहीं लगता है कि इसका कोई मतलब
आगे पीछे इसको आप जो आपको अच्छा लग रहा है वो आप रखिए, सब संगीत संगीत है। और गायन वादन में फर्क सिर्फ साहित्य का ही आ जाता है। ठीक है, अब जैसे मैंने सितार भी बजाया है क्योंकि, तो मैं उसमें बता रहा हूँ, जैसे हम मान लीजिए बंदिश गा रहे हैं, बंदिश हम गाते हैं तो साहित्य तो होता है, आप लोग जानते ही हैं कि जैसे सके रे आली पिया बिना, तो ये तो हमने गाने की बात कर ली। अब अगर हम सितार बजाएंगे तो उसमें मिस यही होगा कि हमने उसको लिरिक्स, क्योंकि सितार से नहीं निकल सकता, तो हम स्वर बजाते हैं, तो उसमें भी बोल होता है, बस वो बोल का मीनिंग नहीं होता। उसमें बोल क्या होता है, दिरदा दिरदा रा दा दर दा 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 दिरदा रा रा दा रा दा दिरदा दिरदा रा दर दा दा रा रा दा दा रा दा। तो ये फर्क है। लेकिन हम देखिए रस की उत्पत्ति जो है वो दोनों सेम ही तरीके से करते हैं। तो जब आपको अनुभूति सेम हो रही है तो मुझे नहीं लगता हमें उसको कंपैरिजन करना चाहिए कि भाई किसको पहले रखें किसको बाद में। दोनों की अपनी इंपॉर्टेंस है, दोनों की अपनी सुंदरता है, और दोनों का सेम स्थान है, सेम पोजीशन पे दोनों। शुभम जी, आपकी बात में मैं थोड़ा और जोड़ता हूँ। जब मैं यहाँ पर आया था तो सन 2003-4 के आसपास का समय था, जब मैंने संगीत, उसी समय मैंने अग्नि पुराण पढ़ना समाप्त किया था, और उसके बाद मुझे संगीत सीखने की प्रेरणा हुई थी। जी और वीणा मुझे बड़ा अच्छा वाद्य लगता है, और उस समय मैं आईआईटी से यहाँ पर आने के बाद मैं जिनको बहुत शिद्दत से सुन रहा था वे बहाउद्दीन डागर जी थे, और उनका जो रुद्र वीणा पर वायन, वह बहुत जी दिनों तक मैं सुबह सुबह उठ करके वही सुनता रहा। तो वीणा सीखने की इच्छा हुई थी। तो यहाँ पर मेरी जो गुरु जी थी वे श्रीमती विजय लक्ष्मी जी थी। तो संगीत सीखना तो मैंने बहुत जल्दी ही छोड़ दिया, क्योंकि मुझे लगा कि मैं मूलतः साहित्य का आदमी हूँ और मुझे नौकरी के अलावा साहित्य पर ध्यान देना मेरे लिए ज्यादा जरूरी है। तो संगीत मूलतः मैं रस आदि को और संगीत को उत्कंठावश में सीखने जाता था, तो उनके पास संगीत पर चर्चाएं ज्यादा होती थी। और उसी समय मैंने आचार्य बृहस्पति जी को पढ़ा था, जो कि संगीत के राजर्षि माने जाते हैं, आचार्य जी जी बृहस्पति जी। तो उनको मैंने पढ़ा था, और उन पर कुंवर नारायण जी को भी मैंने पढ़ा था। कुंवर नारायण जी का जो उन पर आलेख वगैरह था, तो इस पर मेरी चर्चा चल रही थी अपनी उन गुरु जी से। तो उन्होंने भी आपकी बात का समर्थन किया था, लेकिन उन्होंने कहा कि उन्होंने इस समस्या को उठाया था, मैंने ही इस समस्या को उठाया था, ऐसा कहा जाता है, लोग मानते हैं। तो उन्होंने कहा कि देखिए, इस बात को मानने का आधार है भी और नहीं भी है। इस बात को खारिज भी किया जा सकता है, लेकिन इस बात को माना इस कारण से जाता है कि मनुष्य ईश्वर की प्राथमिक कृति है, और मनुष्य द्वारा बनाया गया वाद्य यंत्र वह मनुष्य की कृति है, इसलिए वह ईश्वर की द्वितीय कृति हो जाती है। और मनुष्य जब गाता है तब उसमें ईश्वर प्राथमिक रूप से स्पष्ट रूप से परिलक्षित होता है, वह उतरता है, और जब वह बजाता है तो वह द्वितीयक रूप से होता है। तो इसी उच्चावच क्रम के कारण गायन को श्रेष्ठ माना जाता है। लेकिन यह कोई आत्यंतिक एकदम से इंटरिम अंतर नहीं है, लेकिन यह एक समझ का अंतर है। और दूसरा जो उन्होंने बताया था कि गायन के द्वारा भावोद्रेक को प्राप्त करना, भाव सन्निधि की अवस्था को प्राप्त करना अधिक सरल होता है, और वादन में वह संश्लिष्ट होता है। इस कारण भी गायन को ऊपर रखते हैं। तो इस बात पर उनसे चर्चा हुई थी, बस मैंने सोचा कि मैं इसे जोड़ दूं। नहीं अच्छा, नहीं, और बड़ी अच्छी अच्छी बात बताई आपने। अच्छा, और दो प्रश्न हैं मेरे यहाँ पर। मैं भोपाल गया हुआ था भारत भवन में, ठीक है, और भारत भवन में जब मैं भोपाल गया था तो वहां पर मैंने बहुत सारे चित्र देखे, और मुझे जितना याद आता है, मैंने अग्नि पुराण में राग, रागिनी और राग पुत्रों को मिलाकर के कुल 85 की संख्या गिनी थी। तो भारत भवन में 85 नहीं तो कई सारे रागों के चित्र थे। जैसे राग अहिरभैरवी का भी एक चित्र था, राग देश का एक चित्र था, राग मालकौंस का एक चित्र था, राग होरी का चित्र था, राग हीरक का चित्र था, आदि कई सारे चित्र थे। और फिर ऐसे आया, मैं संगीत की एक पुस्तक पढ़ रहा था, और उसमें फिर और वो जो एक साक्षात्कार का जिक्र था, जिसमें कि एक विषय बहुत बड़े साक्षात्कार संगीतज्ञ से साक्षात्कार की बात थी। तो
उन्होंने बताया कि जब जैसे राग मालकोस यदि गा रहे हैं तो मालकोस की एक आकृति होती है, मालकोस का एक आख्यान होता है, तो आदि आदि का भी जिक्र था। तो मुझे लगता है कि संगीत का यह एक पहलू है जिससे बहुत कम लोग परिचित हैं, तो थोड़ा आप इससे हमारा परिचय कराएं। जी जी जी, बड़ा एक आपने बहुत इंटरेस्टिंग बात की है कि किसी राग का चित्र भी हो सकता है अथवा नहीं हो सकता है। ऑल्दो ये बहुत डिबेटेबल है, मतलब इस पे हम बात कर सकते हैं, लेकिन ये बड़ा, क्योंकि अभी कुछ टाइम पहले मेरी एक एक मेरे बहुत अच्छे मित्र हैं और सारंगी वादक भी हैं, उस्ताद साबरी खान साहब के नाती हैं, सुहेल यूसुफ खान, अभी लंदन से पीएचडी कर रहे हैं। तो उनसे मेरी बात हो रही थी कुछ टाइम पहले, हम लोगों ने काफ़ी कॉन्सर्ट किया एक साथ में, तो बड़ी मित्रता है, तो उनसे मेरी बात हो रही थी। तो उन्होंने मुझे बताया कि हमारी यूनिवर्सिटी में एक प्रोफेसर हैं जो इस बात को किसी पर्सियन बुक से ट्रांसलेट किया है उन्होंने इंग्लिश में, जिसमें ये लिखा हुआ है कि अकबर के दरबार में मियाँ तानसेन के पहले जो गा रहे थे, या किन्हीं के दरबार में जो जो भी गायक गा रहे थे और जो ऑडियंस में लोग बैठे थे, उनको वो राग सामने दिख रहा था इंसान के स्वरूप में। तो अब उसको देखने के कई नजरिए हो सकते हैं, क्योंकि क्लासिकल म्यूजिक जो है वो हमेशा राजा महाराजाओं का ही रहा है, आप ये बोल सकते हैं। आज के डेट में भी बहुत एलिट क्लास लोग ही इसको सुनते हैं। आपको ऐसा क्राउड नहीं मिलेगा जो जैसे अरिजीत को सुनने जा रहे हैं या फिर सोनू निगम को सुनने जा रहे हैं, ऐसे लोग क्लासिकल को नहीं सुनते हैं। बहुत पढ़े लिखे लोग, डिप्लोमेट, ब्यूरोक्रेट्स, इंजीनियर्स, डॉक्टर्स, जो मतलब पढ़े लिखे लोग हैं, जो एलिट लोग हैं, वही लोग शास्त्रीय संगीत, और पहले भी राजा महाराजा लोग सुनते थे, और उससे पहले देवता लोगों का सुनने की चीजें होती थी। गांधर्व लोग गाते थे और देवता लोग जो है उनको सुनते थे। तो हमेशा ही इसका वर्ग जो है, इसका जो ऑडियंस है वो बहुत डिफरेंट रहा है। तो इसीलिए इसको देखने का एक नजरिया है कि क्योंकि जहाँ पे संगीत की बात आती है वहाँ राजा महाराजा जो हैं, तो उनके पास ऐशो आराम की बड़ी सारी चीजें हुआ करती थी उस वक्त में। वो अपना मतलब उस मोमेंट को एंजॉय करते हुए सुनते भी थे। और वो अब किसने ऑडियंस में से देख के, अब उसने क्या मतलब उसको वास्तव में देखा, या कुछ मतलब किसी नशीले पदार्थ का सेवन करके या फिर कुछ ऐसे सुन करके या पी करके और उसको दिख रहा था, या सही में कुछ ऐसा उसको अनुभूति हुई, ये कह पाना बहुत मुश्किल है। मतलब ये, क्योंकि जिस आप जो बात कर रहे हैं वो आज तक कहीं ऐसे रिटर्न में या किसी भी ऐसे बहुत सारी किताबें हैं संगीत की जहाँ पे ऐसा कहीं भी मेंशन नहीं है कि अगर तानसेन तानसेन गाते थे तो बारिश होती थी, ये सब लोगों को पता है। वो गाते थे तो जंगल से जो शेर हैं या जो हिरन है वो उनकी आवाज सुन के उनके पास आ जाते थे। और स्वामी हरिदास जी, इवन स्वामी हरिदास जी, आप लोग वृंदावन गए हैं कि नहीं पता नहीं मुझे, लेकिन वहां पे एक मूर्ति है राधा कृष्ण जी की, जो स्वामी हरिदास जी ने अपने गाने से प्रकट किया था। तो उनमें इतनी शक्ति थी कि उन्होंने अपने गाने से राधा कृष्ण की मूर्ति जो है वहां पे साक्षात प्रकट किया। आप जब भी वृंदावन जाएंगे, वहां निधि वन बोल के एक जगह है, वहां पे ये बहुत बड़े बिल्कुल लिखा हुआ है बोर्ड पे कि स्वामी हरिदास जी ने इस जगह पे राधा और कृष्ण को जो है अपने गाने की शक्ति से प्रकट किया था। तो ये एक बहुत बहुत इंटरेस्टिंग पॉइंट है, लेकिन इस पे बात करना मुझे लगता है कि थोड़ा सा इसीलिए दुविधाजनक है, क्योंकि राग की आकृति हो सकती है या नहीं, वो कोई मतलब जैसे आप भगवान को ले लें, ये तो हमने शिव जी को अपने रूप के जैसा बना दिया। शिव जी तो निराकार है, मतलब कोई आकार नहीं है उनका, या कोई भी इवन कोई भी भगवान को ले लें हम, तो ये तो हमने अपने अपने लेवल से देखने के लिए कुछ बना दिया। मतलब ठीक है, दुर्गे माँ को भाई बाघ पे बैठा दो, और ठीक है ये लिखा हुआ है कि उनकी सवारी बाघ थी, लेकिन इस तरीके से वो दिखती थी, या जैसे पूरा साड़ी पहना के और एक हाथ में तलवार, और ऐसे तो किसी ने, मुझे तो नहीं लगता है किसी ने आकृति देखी है दुर्गे माँ की और उनको जो है पोस्टर में उतार दिया। तो सेम सिचुएशन रागों को लेकर भी है, क्योंकि संगीत में आत्मा है, इसीलिए आप उसको सुन के रोते हैं, आप उसको सुन के हंसते हैं, आप उनको सुन के अपना जो गम है या फिर कुछ भी बोल लें, वो मोमेंट को आप रियलाइज कर सकते हैं। वो सिर्फ संगीत में वो बात है। इवन मूर्ति कला या किसी और चीज में इतनी ज्यादा
हाई लेवल की बात हम नहीं कर सकते कि कोई देख के उसको रो दे। हाँ, वो अलग बात है कि उसको भगवान के साथ इतनी रुचि है कि उसने कृष्ण जी की मूर्ति देख के उसको रोना आ जाए, वो एक अलग पॉइंट है। लेकिन आप मूर्ति देख के कारीगर को ये नहीं बोल सकते कि मतलब मुझे रोना आ गया, या मुझे, वो सिर्फ संगीत में पॉसिबल है कि जब कोई कलाकार गाता है तो आप सामने रोने लगते हैं, आप सामने हंसने लगते हैं, वो आपको कुछ ऐसा आपके हृदय में वो तार को झकझोर देता है। तो ये सिर्फ संगीत में ही इतनी शक्ति है, 64 कलाओं में जो संगीत है उसमें। तो आकृति की बात होना, तो मैं इस बात को मतलब, अगर मेरे से बात कर रहे तो मुझे नहीं लगता है कि मैं इस बात को सपोर्ट करूंगा, कि क्योंकि वो एक एनर्जी है और एनर्जी को हम नहीं देख सकते, और अगर हम देखेंगे तो मुझे नहीं लगता है कि फिर हम यहाँ रहेंगे आपको बताने के लिए। क्योंकि मुझे यही एहसास होता है कि जब आपको उस सुप्रीम पावर की, चाहे आप उसको राग का नाम दे दे, मेरे लिए तो देखिए संगीत जो है वो भगवान ही है। मतलब मैं जब तक माँ को नहीं देख पा रहा हूँ, मेरे लिए सेम सिचुएशन है भगवान को देखने के बराबर। मैं रे को भी वैसे ही देख रहा हूँ जैसे भगवान को देख रहा हूँ। तो मैं कोशिश यही करता हूँ कि मुझे दिख जाए, और मुझे पता है कि जिस दिन दिख जाएंगे उस दिन मैं नहीं दिखूंगा किसी को, उसके बाद से मेरा समय जो है वो पूर्ण हो जाएगा यहाँ पे, क्योंकि वो जरूरत नहीं है ना उसके बाद। आप जिस दिन संपूर्ण हो गए, आप ये बताने के लिए रहेंगे ही नहीं कि मैं देख पाया हूँ किसी को। मुझे लगता है वहां फिर, वहां से आपका दूसरा जो है वो सफर की शुरुआत हो जाती है। तो ये एक अच्छा पॉइंट है, लेकिन इस पे बहुत रिसर्च होना बाकी है। मतलब इसको हम बहुत थियोरेटिकल एस्पेक्ट से नहीं प्रूव कर सकते कि ऐसा कुछ देखा है किसी ने। जगहों पे रिसर्च चल रहा है, जैसे मैंने बताया लंदन में एक जो लेडी है, प्रोफेसर है म्यूजिक म्यूजिक की ही, तो वो कर रही है रिसर्च, लेकिन हम इस बात को 100% प्रूफ के साथ उन्होंने भी नहीं कहा है। मतलब ठीक है, बुक में तो मैं भी लिख सकता हूँ और आप पढ़ सकते हैं, लेकिन उसका ऑथेंटिकेशन कैसे होगा, ऑथेंटिसिटी कौन बताएगा उसको, वो नहीं कर सकते। तो इसीलिए मतलब ये अच्छी बात है, लेकिन मुझे लगता है ये काफी अलग तरीके की बात है। मतलब इसको आकार देना मुझे लगता है अच्छा भी नहीं है। आकार क्यों दे, क्योंकि कोई भी एनर्जी जिसको हम देख सकते हैं वो सिर्फ अनुभव की चीज है। हम कभी भी उसको सामने आंख खोल के नहीं देख सकते। कोई भी अच्छी चीज का अनुभव जो है वो आप आंख बंद करके ही कर सकते हैं, आंख खोल के हम नहीं देख सकते। और अगर देखा है उसने, तो मुझे तो पर्सनली यही लगता है कि या तो ड्रंक होगा, या तो वो फिर अपने अलग ट्रिप में चल रहा होगा, तभी उसको कुछ दिख रहा है आंख खोल के, नहीं तो उसको नहीं दिखता। तो ये तो बुक में भी लिखा हुआ है इस बारे में जो आप बोल रहे हैं, लेकिन मतलब मैं इस बात से सहमत नहीं हूँ। और मुझे नहीं लगता ऐसा कभी भी हो सकता है, और होगा तो फिर वो किसी को हम एक्सप्लेन नहीं कर सकते। ये भी एक बात है, उसका एक पहलू ये भी है। शुभम जी, आज इन दिनों आप जो है लोगों को संगीत भी सिखा रहे हैं, तो इन प्रयासों से हम लोगों को अवगत कराइए। जी, तो संगीत तो मुझे लग रहा है मैंने आई थिंक सिखाना जो है वो ग्रेजुएशन थर्ड ईयर से शुरू किया। और कई सारे अभी कुछ कुछ लोग हैं जो मास्टर्स कर रहे हैं म्यूजिक में, कुछ लोग हैं जो अलग अलग प्लेटफॉर्म्स पे गा रहे हैं, बढ़िया मंचों पे प्रदर्शन कर रहे हैं। तो संगीत की तालीम तो मुझे लग रहा है मैं, अब मुझे 8-9 साल हो गए हैं सिखाते हुए, क्योंकि बचपन से सीख रहा था। तो एक वो जो सीखने सिखाने का दौर है वो, और प्लस क्या होता है कि जब आप सीखना शुरू करते हैं या किसी अ, गुरु से, किसी उस्ताद से, तो फिर वहां से भी एक आपको पुश मिलता है कि भाई आप इस लायक हैं कि आप जो है सिखा सकते हैं। क्योंकि उनके बिना मतलब आप सिखाना प्रारंभ नहीं कर सकते। फिर वो भी है कि आप, क्योंकि ये आजकल सब कुछ कमर्शियल हो गया है। मैं एक बात यहाँ पे क्लियर बताना चाहूंगा कि एक एक कहावत है कि चाय पियो छान के और गुरु बनाओ जान के। तो वो समझ बूझ के बहुत बनाने वाली बात है, क्योंकि जिस तरीके से अध्यात्म में भी आप देखिए, अध्यात्म को बेच रहे हैं लोग, तो वैसे ही संगीत को भी बेच रहे हैं। वो हर जगह पे कमर्शियलाइज आ गया है। मतलब उसका कुछ किया नहीं जा सकता, गलत हर जगह पे है और सही भी है, लेकिन सही कम है, क्योंकि हम जो युग में चल रहे हैं उसमें सही कम होता है। और वो भी एक पक्ष है उसको देखने का। लेकिन जब हम संगीत की बात कर रहे हैं, तो यहाँ पे सीखने सिखाने का जो एक दौर शुरू होता है, वो तभी होता है जब आपके गुरु आपको पीछे से रास्ता दिखा रहे हो कि भाई आप इस लायक हैं कि आप सीखना सिखाना या आप सिखाना शुरू कर सकते हैं। तो मुझे याद है कि मैं ग्रेजुएशन थर्ड ईयर में जो है
वहाँ से मैंने सिखाना शुरू किया। उसके बाद आई थिंक 2013 या 2014 में मैंने साधना स्कूल ऑफ म्यूजिक डांस एंड आर्ट्स है दिल्ली में, वहाँ पे सिखाना शुरू किया। और वहाँ पे कई सारे मतलब वो ऐसी जगह है जिसने मुझे आप बोल सकते कि कई मंच भी प्रदान किए, और कई लोगों से वहाँ पे मेरा मिलना हुआ। मतलब वो जगह मेरे लिए बहुत ही बढ़िया रही, और बहुत बढ़िया एक्सपीरियंस। मैंने वहाँ करीबन 5-6 साल सिखाया। इवन अभी कोविड के चलते वो बंद हो गया है, अदरवाइज वहाँ पे सीखना सिखाना चल ही रहा था। 2014 से कंटिन्यू था वहाँ पे, और कई लोगों से वहाँ पे मेरा मिलना हुआ, और वहाँ पे मैं सिखाता था। उसके अलावा जैसा आप जानते हैं गवाक्ष में और रिदम ऑफ लाइफ में, क्योंकि ये बहुत ज़रूरी है कि आप देखिए पढ़े लिखे वर्ग को और पैसे वाले वर्ग जो होते हैं, क्योंकि साधना स्कूल ऑफ म्यूजिक जो था वो दिल्ली के ग्रेटर कैलाश एरिया में था, और वहाँ सब ऐसे पेरेंट्स हैं जो आपको बकायदा बहुत अच्छे पैसे दे के अपने बच्चों को सिखाते हैं। लेकिन आपको ये समाज में, क्योंकि दोनों चीज़ें हैं, गरीबी वाली भी जो एक स्थिति है उसको भी देखना बहुत ज़रूरी है। और मेरा हमेशा से शुरू से ही रहा है कि प्रिविलेज जो बच्चे हैं वो कहीं ना कहीं तो सीख ही जाएंगे, लेकिन जो बेचारे नहीं सीख पा रहे हैं उनको सिखाना बहुत इम्पोर्टेंट है। क्योंकि असल मायने में कुछ कुछ हद तक मैं बोलूँगा कि वही लोग जो हैं वो उनमें ऐसी लगन होती है कि आपको या आपके नाम को या आपके गाने बजाने को आगे लेके चलते हैं। जो प्रिविलेज्ड होते हैं उनमें थोड़ी ये चीज़ें कम देखने को मिलती है, क्योंकि उनको सब कुछ मिल रहा होता है। उनको पता है कि भाई पापा हैं तो पापा तो कर ही देंगे, मम्मी हैं तो मम्मी तो कर ही देंगी। बट जो बेचारे स्लम एरिया से बिलोंग करते हैं, जहाँ मैं जैसे गवाक्ष जो है वो बिल्कुल स्लम एरिया में बच्चों को पढ़ाता था, तो म्यूजिक बस्ती है, बहुत बड़ी ऑर्गेनाइजेशन है, वो भी स्लम एरिया के बच्चों को पढ़ाती थी। तो ये बच्चों के पास कुछ भी नहीं होता है, अगर आप इनको थोड़ा सा भी प्यार से सिखा दो तो ये मतलब पागल हो जाते कि भाई म्यूजिक ही करना है, मतलब कुछ और तो हो ही नहीं सकता अब हमसे। तो उनमें बहुत ज़्यादा जुनून और बहुत ज़्यादा लगन देखने को मिलता है। तो ये मैं हमेशा से मेरा रहा है। ऑल्दो मैं जब अपने मतलब +2 या ग्रेजुएशन में आप बोल सकते हैं, मैं सिखाने को बहुत ज़्यादा पसंद नहीं करता था, क्योंकि मुझे लगता था कि यार ठीक है सीखना सिखाना ठीक है, बट अपना रियाज जरूरी है। मतलब उसको छोड़ के और फिर, या उसको कम करके और सीखना सिखाना फिर सही नहीं है। लेकिन अब मुझे ये रियलाइज़ होता है कि वो बहुत एक सेल्फिश नेचर है, जहाँ पे आप ये सोचते हैं कि आप अपना रियाज करेंगे, आप अपने आप को तो बढ़ा ही लेंगे, लेकिन आप उससे कुछ संगीत की सेवा नहीं कर पा रहे, उससे आप कुछ दे नहीं सक रहे किसी को। तो ये एक बहुत मुझे लगता है कि सिखाना एक बहुत इम्पॉर्टेंट है किसी भी आर्टिस्ट के लिए। तो ये जो दौर है वो मेरे ग्रेजुएशन के समय से 3rd ईयर से शुरू हुआ, और ये चल रहा है, और इंशाल्लाह चलेगा जब तक चला सकते हैं इसको हम। विता